बच्चा पैदा हो जाता है, दैट वेरी मोमेंट, या बच्चा पैदा होता है उसके पहले 7 दिन, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे टेक केयर ऑफ? तो द मोमेंट बेबी इज बॉर्न जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो, प्लीज ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराओ। पैदा होते ही सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स कम अप विद हनी। दे कम अप विद हनी। तो ये तो हमें क्लियर पता है, इतनी सारी साइंस है इसके पीछे, इतना कुछ है कि इट इज वेरी डेंजरस एंड इट कैन कॉज, इट हैज न्यूरोटॉक्सिन्स, इट कैन टेक अवे द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड, द होल लाइफ कैन बी स्पॉइल्ड। Then what is colostrum जैसे Yes. कहते हैं? So पहले 3-4 दिन जो दूध निकलता है वो क्वांटिटी में कम होता है, थिक होता है, तो उसको जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। पर अगर जैसे हॉस्पिटल में कहते हैं कि हम फॉर्मूला दें या पूछते हैं कभी कभी, तो आप क्या कहो? मतलब आप देने दो या आप नहीं देने दो? हम लोग फॉर्मूला के अगेंस्ट नहीं है, मतलब फॉर्मूला तो जब मजबूरी है देना ही है, लेकिन बॉटल मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मालिश करने से मेरा बच्चा दारा सिंह बन जाएगा, हाँ हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। 0 to 6 months में क्या माइलस्टोन्स हैं जो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने चाहिए? So 5 top vaccines: फ्लू, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, नॉट बी, बी तो लगता ही है सबको, हेपेटाइटिस ए। The cost of entire vaccination is less than the cost of an iPhone. स्क्रीन टाइम, Yes. वेरी बिग प्रॉब्लम। Yes. There was an actress, तमन्ना भाटिया, I think. She was telling, उसका कोई गाना था तो बोलती है अगर मेरा गाना देख के बच्चा खाना खा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो गलत है। Why are you promoting that thing? अक्सर हमारी पूरी जिंदगी ना सिर्फ एक ही चीज के आसपास मंडराती है, और वो होते हैं हमारे बच्चे। बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे। और ये शुरू हो जाती, ये जो पूरी जर्नी है ना, ये तब से शुरू होती है जब आप प्लानिंग से स्टार्ट करते हो कि हाँ अब हमें एक फैमिली शुरू करनी है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे पूछने वाली हूँ जो नए पेरेंट्स जो बन रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए, बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी बातें जो आपको बड़े बुजुर्ग शायद कहते हैं और आपको लगता है कि वो सही है, यहाँ पे हम उसको एक्चुअली जानेंगे कि वो सही है कि नहीं है। तो आज जो मेरे साथ हैं वो हैं डॉक्टर सौरभ कपूर, बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर भी हैं, पेडिट्रिशियन हैं, न्यूबॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी देखभाल करना और उनके बारे में नॉलेज देना उनका खासकर ये फोटे है, और 15 साल से ये कर रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली ये तो समझ गए होंगे कि जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही ही होने वाली है। तो आइए बात करते हैं आज डॉक्टर साहब से और पूछते हैं हम सबके सवाल जो हम सबके दिमाग में हमेशा चलते हैं जब हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं या हम बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी हियर। हमारा पॉडकास्ट का नाम भी समझे क्या है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा दें। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज ये सब जो चीजें से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत लोग इस जर्नी में डर जाते हैं। डेफिनेटली। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि सबसे पहले लोगों को ये नहीं समझ आता जब बच्चा पैदा हो जाता है, दैट वेरी मोमेंट, या बच्चा पैदा होता है उसके पहले 7 दिन, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे टेक केयर ऑफ? सबसे पहले मुझे बताइए। आई थिंक ये ना आजकल बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, देयर आर सो मेनी गैजेट्स, इतना कुछ आ गया है। कई दिन पहले ही बैग पैक्स हो जाते हैं और शायद पहले ही बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है जितना कम करो उतना बढ़िया है, ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, वन। दूसरा ये कि तैयारी होनी चाहिए, बिकॉज जब आप टुवर्ड्स एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी होते हो तो आपको पता नहीं होता कि कब आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगी, कब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। डेफिनेटली एक बैग आपका रेडी होना चाहिए, एंड विच शुड कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच अ बेबी नीड्स एंड अ मदर नीड्स, which obviously your doctor will tell you when you are आप अपने डॉक्टर से जब लास्ट में मिलते हैं तो बता देते हैं कि ये सामान कुछ बेसिक रेडी करके रखो। बट जब बेबी एक बार पैदा हो जाता है तो आई थिंक फर्स्ट कुछ घंटे तो पहले तो एसिमुलेट ही नहीं हो पाता है कि यू आर नाउ पेरेंट्स। एंड अगेन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पेरेंट या एक मदर या एक फैमिली उस न्यूबॉर्न बेबी के लिए कर सकती है इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। तो आई थिंक जैसे ही बच्चा पैदा हो सबसे पहली एक सोच ये होनी चाहिए कि हम कितनी जल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं।
तो मैं आई थिंक सबको बोलता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करना चाहते हो पूरी लाइफ के लिए, हम वैक्सीन्स की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो एक जनरल सवाल मैं अपने पेशेंट से भी पूछता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन विच यू कैन गिव टू अ न्यू बॉर्न? सो इट इज़ एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क. सो कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है. तो ब्रेस्ट मिल्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन और इम्यूनिटी बूस्टर विच यू कैन गिव टू योर न्यू बॉर्न. तो एज पर WHO ऑल्सो, एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉर्मल डिलीवरीज में तो वी टेल कि लेस देन 30 मिनट्स में. गोल्डन आवर इज 1 आवर. सो नॉर्मल डिलीवरी में तो लेस देन 30 मिनट्स में स्टार्ट. एंड नाउ डेज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्रेस्ट क्रॉल. इमीडिएटली बेबी इज बॉर्न एंड बेबी इज केप्ट ऑन द मदर्स एब्डोमेन. लाइक अ स्किन टू स्किन. यस. सो बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होते ही मदर की एब्डोमेन पे ऐसे ही लेटा देते हैं. अगर बच्चा नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है, सांस नॉर्मली ले रहा है, उसको कोई दिक्कत मेजर नहीं लग रही है, तो इनफैक्ट कॉर्ड को भी नहीं क्लैंप करते हैं. तो जो बेबी की कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको भी 1 to 3 मिनट्स डिले किया जाता है कॉर्ड क्लैंप को, ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड बेबी को मिल सकता है, मदर के प्लेसेंटा से बेबी को जा सकता है, वो चला जाए. एंड दैट एक्स्ट्रा ब्लड इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर द बेबी, बिकॉज उसकी वजह से आगे जाके लाइफ में अनीमियाज होना, ब्लड की कमी होना, ये सब चीज़ें नहीं होती. तो बेबी को एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाता है. एंड जब आप बेबी को यहाँ छोड़ते हैं मदर की एब्डोमेन पे, तो पीपल हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज समथिंग नोन एज ब्रेस्ट क्रॉल. वो बेबी धीरे धीरे क्रॉल करके मदर की ब्रेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है. सो ये एक नेचर ने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो भी बेबी जो है ना अपने आप क्रॉल करके उसको फीड करने चाहता है. तो इज नोन एज ब्रेस्ट क्रॉल. सो अगर भगवान ने ऐसा बनाया है तो हमें उसको सपोर्ट करना है. आई थिंक द मोमेंट बेबी इज़ बॉर्न एंड हमारे पास बेबी है, तो एक तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर हम फैमिली, आजकल बहुत सारी डिलीवरीज के दौरान भी हस्बैंड्स भी साथ में होते हैं, मे बी ग्रैंड मदर साथ में होती हैं, तो द मोमेंट बेबी इज बॉर्न जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो, प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराओ. जितनी जल्दी हो सकता है स्टार्ट कराओ. मतलब मेरा तो ये मानना है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बेबी को इमीडिएटली, अगर एब्सोल्युटली हेल्दी बेबी है, प्लीज़ पुट ऑन दी मदर्स एब्डोमेन एंड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग. पर डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता कि लोग जैसे जब डिलीवरी होती है तो पहली चीज होती है वो बच्चे को ले जाते हैं, वेट करते हैं, ये सब चीजें, उसकी हाइट, वेट, No. So this is concept in some of the hospitals, not everywhere. So जितने भी good hospitals हैं या जो good practices करते हैं hospitals, immediately ऐसा नहीं करते हैं until unless baby has some problem. So in case of cesarean birth or C-sections, yes definitely, because once the baby is out, तो बहुत सारे ड्रेपिंग हुई होती है और मदर भी पूरा कवर्ड होती है, उसमें इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग करनी या स्किन टू स्किन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिस्ट हु इज़ डूइंग सम प्रोसीजर. आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो कुछ कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली शायद नहीं कर पाते, उसमें थोड़ा डिले डेफिनेटली हो जाता है. बट इन नॉर्मल डिलीवरी नॉट एट ऑल. इफ़ द बेबी इज़ ब्रीदिंग वेल, एब्सोल्युटली क्राइंग वेल, absolutely looks fine, please clean the mouth, let the baby be there, let the baby get warmed. हम वेट 1 घंटा बाद कर लेंगे, है ना, तो वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आप अभी कीजिए, 1 घंटे बाद कीजिए, हम हाइट थोड़ी देर बाद कर लेंगे. सो आई वुड रिकमेंड डॉक्टर्स ऑल्सो, दोज हु आर डूइंग सच प्रैक्टिसेस, टू अवॉइड डूइंग इट. Please let the baby be with the mother. And as patients, as you know, people around, we should also be little more proactive in telling our doctors कि डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि बेबी हमारे ऊपर ही रहे, और हम चाहते हैं कि आजकल मदर्स दे कम अप विद दिस थिंग कि वी आई वांट टू ब्रेस्ट फीड एज अर्ली एज पॉसिबल. वो पहले ही बोल देते हैं कि हमें तो बेबी को अपने ऊपर रखना है और हमें इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड कराना है. एंड हस्बैंड्स आर सपोर्टिंग देम, फैमिली सपोर्टिंग देम, एंड आई बिलीव दैट इज एब्सोल्युटली राइट. एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग. अगर आपने उस 30 मिनट्स में ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर दी, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप अगले 6 महीने अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएंगे. एंड माइंड यू, डिस्पाइट we being in India and Western world having less breastfeeding rates compared to India, as far as I know, is last जो National Family Health Survey हुआ था, उसमें we are at around 43%. So we are at around 43%. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि WHO का बेंचमार्क था कि 2025 तक 50% तो होना चाहिए, हम वो नहीं कर पाए. तो बहुत सरप्राइजिंग है, बट ट्रू है. नो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स फॉर 6 months. जो बेबीज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं, 2019 से 21 की जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुई, उसमें 43% एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है. हाँ, इनिशियली फर्स्ट 2 months में 70% है, थर्ड मंथ में 60% है. सो देयर इज अ ड्रॉप डाउन
as and when the baby grows, mothers stop breastfeeding and there is introduction of bottles and या everything. मदद काम पे जाना पड़ता है और बड़ी चीज हो And सकती है. surprisingly, that states like Punjab, Haryana, Punjab has some around 69%, and Haryana also has some 69-70%. यूपी का बहुत कम है. यूपी में it is just around 45%, 43-45%. Delhi has a good one, 64%. So I think it all depends upon the kind of people around और जैसा आपको प्रमोट किया जाता है. तो अगर हम ये बेंचमार्क भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, WHO का बेंचमार्क फॉर 2030 70%. ओह, अभी बहुत दूर है मुझसे. तो आई थिंक एज पेरेंट्स, एज मदर्स, एज फैमिली ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज please initiate breastfeeding as early as possible, if possible on the delivery table itself. If there's some problem and by the way we have to take the baby somewhere or by any chance उसको कहीं पे कुछ स्टिमुलेट करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ता है, so within 30 minutes, if not possible within 1 hour तो cesarean section में भी 100%. You have to be very proactive in telling your doctor also that doctor sahab, we want to feed as early as possible. Even if I undergo a cesarean, I still want to feed my baby. So if the it all depends upon the patient. अगर patient ये चाहता है कि मुझे करना है, तो obviously we also try to push it as much as possible. But if the patient is also only relaxed, no, मेरे को नहीं करना, I am already tired, so that also, obviously convenience is also some part nowadays. We have to look after that also. Mother is only crying and she is only not well, how will she breastfeed? So इसीलिए antenatal जब आप pregnant होते हैं, उस time पे ही as a gynecologist, as obstetrician, as lactation experts, आपको definitely classes या counseling लेनी चाहिए, because you should be prepared to do that. So I think जितना आप एंटीनेटल करेंगे ना, उतना आपके लिए पोस्टनेटल पीरियड अच्छा होगा. जैसे हम फायर ड्रिल्स करते हैं कि अगर एकदम आग लगेगी तो नहीं कर पाएंगे कुछ भी, लेकिन अगर हमने ड्रिल्स करी होंगी तो हम जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन हम एक्चुअली प्रिपेयर्ड होंगे उसके लिए. तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक चीज़ और ऐड करने चाहेंगे वो है हनी देना, गुड़ती देना. मैंने आगे ऐसे लिखे हुए हैं कि ये सब जो परंपराएं चलती हैं, वो क्योंकि पैदा होते ही सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स कम अप विद हनी. हाँ, दे कम अप विद हनी. तो ये तो हमें क्लियर पता है, इतनी सारी साइंस है इसके पीछे, इतना कुछ है कि इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट कैन कॉज, इट हैज़ न्यूरोटॉक्सिन्स, इट कैन टेक अवे द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड, द होल लाइफ कैन बी स्पॉइल्ड. ये सब पता होते हुए भी एंड सिर्फ गाँव में या रूरल एरियाज में नहीं, इनफैक्ट अर्बन एरियाज में इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रैक्टिस टू ब्रिंग इन हनी. बिल्कुल, आई एग्री, मैं तो देखा है. हाँ, तो मैं तो उन ग्रैंड पेरेंट्स को और उनको बोलता हूँ कि अगर आपने वाकई में कुछ करना है तो जो ब्रेस्ट मिल्क निकला है ना, आप वो क्यों नहीं पिला देते अपने बच्चे को. वो इट इज़ लाइक एलिक्सिर, इट इज़ अमृत. तो आप वही पिला दो ना. अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि हनी देना है या कुछ देना है तो यू गिव दैट. तो शुगर वाटर, ग्राइप वाटर, हनी, ये चीज़ें पैदा होते ही लोग बैग में साथ लेके आते हैं. हनी की शीशी की जैसी पैदा होगा. अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा सा चटा देंगे बस. तो उनके लिए तो मतलब आंसर इज सेम कि इट इज़ गिविंग पॉइजन. थोड़ा दो या ज़्यादा दो, वो तो पॉइजन है. आपको नहीं देना मतलब नहीं देना. तो आई थिंक वहाँ पे एज डॉक्टर्स वी हैव टू बी फर्म इनफ. किसी का दिल रखना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नॉट राइट. जो सही है वही करना है. तो आई थिंक इट इज़ इस सवाल का आंसर तो यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग करो इमीडिएटली, बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करो, रूमिंग इन करो, यानी कि बेबी एंड मदर शुड बी टुगेदर, एंड as much as possible skin to skin contact karo. So immediately after birth, this is the most important thing which you can do. And if you do these things, the complications which are going to come over next 5 to 7 days, like jaundice, which जो बहुत सारे बच्चों को हो जाता है, like dehydration, weight loss, ये सब चीज़ें होती हैं सारे बच्चों को पहले हफ्ते 10 दिन में. तो आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो क्योंकि आपने ब्रेस्ट फीडिंग टाइमली इनिशिएट किया. तो जॉन्डिस कम होगा, वेट लॉस कम होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा. बच्चे को वार्म रखा, स्किन टू स्किन किया, तो उसको फीवर नहीं होगा, उसको कोल्ड स्ट्रेस नहीं होगा. जब हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, बच्चों के नीले पड़ जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी. पर डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि पहले 3-4 दिन तो ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है प्रॉपरली, बिकॉज आपके ऑब्वियसली हार्मोनल वो चीज़ें हो रही होती हैं, योर बॉडी इज ऑल्सो प्रेपिंग आपकी. तो तब आप क्या फीड करते हो? बिकॉज आई थिंक ये चीज़ किसी को नहीं पता है कि ये मेरे को एक जो इस पे मेरा जो काउंटर क्वेश्चन है वो ये है कि किसने बोला है कि पहले 3-4 दिन मिल्क नहीं आता. मतलब दैट्स, मैंने सुना है, मैं तो आई एम नॉट विटनेस टू इट. You know what, if you are mentally prepared and you are counseled antenatally, before even the baby is born you can have breast milk. अच्छा, before the baby is out, तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और आपके ब्रेस्ट से लीकेज शुरू हो जाती है या ड्रॉप्स आने शुरू हो जाते हैं. So that is how good nature is. It is all from here.
देन व्हाट इज कोलोस्ट्रम जिसे कहते यस, हैं? सो पहले 3-4 दिन जो दूध निकलता है वो क्वांटिटी में कम होता है, थिक होता है, सो उसको जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इट इज़ बेसिकली अ स्टिकी मिल्क, येलोइश कलर एंड बहुत थिक सी पेस्ट की तरह होता है। बहुत सारे लोग या गांव में या इनफैक्ट शहरों में भी लोगों को लगता है कि ये गंदा दूध है, ये अच्छा दूध नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब मदर जैसे कहते हैं ना, मदर का डर्ट है ये, इसको नहीं पिलाना। तो बट आई एम सरप्राइज्ड एंड आई जस्ट विश कि ये चीज़ प्लीज़ चेंज हो जाए। पीछे हमारे बॉलीवुड में आई थिंक माधुरी दीक्षित जी ने भी काफ़ी प्रमोट किया था कि इनिशियली कोलेस्ट्रम देना चाहिए। तो आई थिंक कि एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीड करो। कोलेस्ट्रम इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वैक्सीन, अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा हमें सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी है तो ब्रेस्ट मिल्क है। तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है IgA, so it is the immunoglobulin which boosts your immunity, the child's immunity, and it comes only through breast milk. तो जो इनिशियली कोलेस्ट्रम है वो थिक कंपोनेंट होता है, उसमें रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब लोग कहते हैं पानी कैसे मिलेगा, ये तो बहुत गाढ़ा है। जितना पानी बच्चे को चाहिए उतना उसमें होता है। जितनी एनर्जी कैलोरीज बच्चे को चाहिए उतनी उसमें होती हैं। उसकी क्वांटिटी कम होती है बट वो एनर्जी डेंस होता है, रिच इन प्रोटीन्स होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत होते हैं और उसमें जो प्रोबायोटिक्स जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोलेस्ट्रम को प्रिजर्व करके बेबी को पिलाएं। सम हाउ अगर बेबी थोड़ा सा हमारे से दूर भी हो गया है मदर के, कई बार होता है कि बेबी को कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कुछ है, थोड़ी देर के लिए नर्सरी में है, 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो इतने में मदर को कोलेस्ट्रम निकल गया, वो फेंक देते हैं। उसको फेंको मत, उसको प्रिजर्व करो। बिकॉज breast milk can be stored on room temperature for 4 to 6 hours, in refrigerator for 24 hours. ओके, सो ये लोगों को पता ही नहीं है, लोग निकाल के फेंक देते हैं उसको। तो आप उसको स्टोर कर लीजिए, जैसे ही आपका बेबी आपके पास वापस आए, या कई बार नर्सरी से ही ऐसी कॉल आती है कि प्लीज़ मदर का दूध दे दो, हमें बेबी को पिलाना है, तो वही मिल्क को भेजो अंदर बेबी को पिलाने के लिए। तो हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि मदर का मिल्क मिले। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी कि जैसे ये इससे डिफरेंस इसमें भी पड़ता है कि बहुत सारे बेबीज़ जो सिजेरियन से बॉर्न होते हैं ना और नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बॉर्न होते हैं, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो एक बेबी मदर के बर्थ कैनाल से निकलता है, जो मदर के बर्थ कैनाल के बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज, दे आर ऑन टू द बेबी स्किन एंड बेबीज ऑल्सो ड्रिंक इट। तो वो जो इम्यूनिटी मिलनी थी ना वो मिल जाती है, लेकिन सिजेरियन बर्थ में वैसा नहीं होता है। तो वो जो इम्यूनिटी मिलनी थी ना वो नहीं मिलती है सिजेरियन बर्थ में। तो आई थिंक उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल बच्चों को दिया जाए। एंड पर अगर जैसे हॉस्पिटल में कहते हैं कि यू नो हम फॉर्मूला दें या नहीं, पूछते हैं कभी कभी, तो आप क्या कहो, मतलब आप देने दो या आप नहीं देने दो? अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में या जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि अगर कोई पेरेंट या मदर हमें फीड नहीं दे पा रही है, हम काउंसलिंग करके फार्मूला फीड के साइड इफ़ेक्ट समझा के, फार्मूला फीड की समझा के कि हम देने लगे हैं, कंसेंट लेके पेशेंट का, फिर ही स्टार्ट करते हैं। बिकॉज दे शुड बी वेल अवेयर कि हम फार्मूला दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, and it is not the routine practice what we are doing. So that is why we take even the consent. I have made it that strict, and I'm happy to share that breastfeeding rates in my hospital is 95%. 95%. So immediately after birth, 95% of the times we are successful in starting the breastfeeds, which is I think by far the highest in Tri-City. So इतना हाई हमारा ब्रेस्ट फीडिंग रेट, बिकॉज वी स्टार्ट इट ऑल, वी हैव अ गुड लैक्टेशन एक्सपर्ट, शी स्टार्ट्स काउंसलिंग एंटीनेटली, आवर ऑब्स्टेट्रिशियन स्टार्ट डूइंग इट एंटीनेटली, एंड वी आर वेरी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, सो वी आर वेरी मच हैप्पियर टू गिव ब्रेस्ट मिल्क itself. And I have shared a couple of videos and some of the content where we have had twin babies where mothers are exclusively breastfeeding, जो कि बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है। वी हैव प्री मेच्योर बेबीज़ जो निक्कू में रहे थे 2 महीना 3 महीना और जब छुट्टी हुए तो ब्रेस्ट फीडिंग पे थे। सो आई थिंक इट इज़ ऑल माइंडसेट, हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड फॉर्मूला should be used only when indicated or only when there is a situation where you don't have milk. So there is no other option but to do that. बट क्या मदर्स को गिल्टी फील करना चाहिए? क्योंकि देखो, जो 6 महीने हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना है, कभी मदर्स वर्क कर रही होती, कभी कुछ होता है, कभी नहीं पंप हो पाता उतना, या कभी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं।
तो वो एक हमेशा एक थॉट रहता है कि फॉर्मूला दूं नहीं दूं, या दे रही हूँ तो क्या सही कर रही हूँ. आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है. आई हैव हैड 2-3 पेशेंट्स इन लास्ट मंथ ओनली जहाँ पे मदर्स वर एक्चुअली इनटू गोइंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फीड वेल. और इतनी ज़्यादा एंटीनेटल हम लोग काउंसलिंग कर चुके थे और उनको प्रमोट कर चुके थे कि उनको गिल्ट फील होने लग गया था. बट मुझे लगता है अगेन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ. वी अंडरस्टैंड दैट वी ऑल वांट कि सब लोग ब्रेस्ट फीड कराएं, हम ये चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मदर्स हेल्थ और मदर्स मेंटल हेल्थ और द फैमिलीज होल सिचुएशन. क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ना खाली मदर का मोटिवेट होना ज़रूरी नहीं है. प्रेगनेंसी होने के बाद जब बेबी बॉर्न होता है आपका स्लीप साइकिल ऑल्टर हो जाता है, आपका हॉर्मोन्स पूरे ऑल्टर हो जाते हैं. यू नीड अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, यू नीड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली अराउंड यू, so those who are really pushing you to and helping you in everything. And पोस्ट अभी रिसेंटली हमने सुना होगा एक इंसिडेंस भी हुआ था वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाला जहाँ पे एक मदर नहीं बेबी को. सो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि आसपास सपोर्ट नहीं है. और जो एक डॉक्टर बैठा है चेयर पे, इट इज़ वेरी इजी टू टेल कि करो 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 करो, बट प्रैक्टिकली समझना कि उस लेडी की सिचुएशन क्या है, उस मदर की सिचुएशन क्या है. आई थिंक एज पर द सिचुएशन थिंग्स हैव टू बी हैंडल्ड. अगर किसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि बेबी की हेल्थ या मदर की हेल्थ बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा फोर्सिंग टूवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्टर हो रही है और उतना प्रोडक्शन शायद नहीं हो पा रहा है, इवन डिस्पाइट having good lactation counselings and obstetrician counseling, pediatrician counseling, still it is not happening. It is okay to give formula. All right, वो बना तो इसीलिए ही है ना, क्योंकि अगर वो बना ही इसलिए है कि अगर आपके पास नहीं है फीड तो आप दे सकते हो. हाँ, लेकिन गाय भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये चीज़ें प्लीज़ मत दो क्योंकि वो तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. अगर आपके पास मिल्क नहीं है, फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाइजीन का ध्यान रखिए, कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है उसका ध्यान रखिए. उसमें बहुत लोग गलती करते हैं कि अपनी मर्जी से जहाँ पे लिखा है 1 स्कूप और उसने बच्चे ने थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया तो पानी ज़्यादा डाल देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पाउडर एक्स्ट्रा डाल दिया. सो दिस शुड नॉट बी डन. 1 स्कूप मतलब 1 स्कूप, उसको आगे पीछे मत करो, कहीं लिखा नहीं है. तो ये जो ऑल्ट्रेशन इन मेकिंग करते हैं हम, इससे बच्चों को डायरिया लग जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, सोडियम कंटेंट पूरा खराब हो जाता है बच्चों का. तो ये चीज़ें मत करो. अगर फॉर्मूला देना ही पड़ रहा है प्लीज़ दे दो. अगर आपके बच्चे को ज़रूरत है प्लीज़ दीजिए. उसमें कोई संकोच नहीं है कि हमें मदर को डिप्रेशन में डाल देना उसके चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है. मदर को सपोर्ट करना है, एंटीनेटली पूरी कोशिश करनी है. एंड में ना हो पाए प्लीज़ फॉर्मूला दे दो. फॉर्मूला देने के लिए बॉटल का इस्तेमाल मत करो, आप कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं. आजकल इजीली अवेलेबल चीज़ है निफ्टी कप. So there's something known as Nifty Cup. It's made of silicone. It's health friendly. It's approved by the organizations. You can sterilize it. You can boil it. It is a shape जैसे दिया होता है ना. It is like that. वो सिलिकॉन का बना है, उसके आगे टेपरिंग सी होती है और उसके आगे एक ना जगह बनी है जहाँ पे मिल्क थोड़े टाइम के लिए आप स्मॉल अमाउंट में 1-2 ml इकट्ठा हो जाता है. तो आप बेबी को उससे निफ्टी कप से दूध ईजिली पिला सकते हैं. और लोगों को लगता है कि बच्चा चम्मच से कैसे पिएगा, कटोरी से कैसे पिएगा, उसको तो आता ही नहीं है. बट यू विल बी सरप्राइज्ड, इवन प्री मेच्योर बेबीज कैन ड्रिंक डायरेक्टली फ्रॉम निफ्टी कप और डायरेक्टली फ्रॉम कटोरी स्पून. तो अगर एक बच्चा जो 1-1.25 किलो का पैदा हुआ है पी सकता है, तो 3 किलो का क्यों नहीं पी सकता है? वो भी पी सकता है. ऑल यू नीड इज एक्सपर्टीज, लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग विच यू विल ईजिली गेट. आप 2-4 बार करोगे आपको आदत पड़ जाएगी. बॉटल मत दो. हम लोग फॉर्मूला के अगेंस्ट नहीं है, मतलब फॉर्मूला तो जब मजबूरी है देना ही है, लेकिन बॉटल मत दो. आप अगर देना चाहते हैं कटोरी चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, निफ्टी कप्स का इस्तेमाल कीजिए. वेस्टर्न कल्चर में बॉटल बहुत कॉमन है, हर बेबी को दिए जाते हैं. बट आई थिंक हमारे यहाँ हाइजीन के बहुत इश्यूज़ हैं. कई बार बॉटल पड़ी रहती है, घंटे के बाद वही मुंह में लगा दी, कई बार गिर जाती है, यू आर नॉट अवेयर, आप आसपास नहीं हो. एंड कई बार बॉटल की हाइजीन मेंटेन करने के चक्कर में मदर गोज इनटू डिप्रेशन. पर हम सब तो बॉटल से हम मतलब अगर आप वैसे देखा जाए तो हम सब तो गाड़ी भी मारुति चलाते रहे ना, तो वाई आर वी अपग्रेडिंग देन? So now we are coming to EVs. Why are we coming to EVs? It was okay only, no? So we have realized that we were using petrol, diesel, it's causing pollution. Now we want to, benefit the world. Bottle के लिए भी indications बनी हैं कब आपको देना है bottle feed. So आप अपनी मर्जी से मत करो. What I mean to say is कि if you want to give bottle feed, your doctor should be guiding you enough कि हाँ ये situation अब ऐसी आ गई है जहाँ पे हमें bottle देना पड़ेगा.
और कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब देना चाहिए बॉटल फीड? सो अगेन, इफ योर बेबी इज नॉट टोटली ऑन फार्मूला फीड, जब आप निफ्टी कप से पिला रहे हो या स्पून स्पून कटोरी से पिला रहे हो, स्पिल ओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेबी को डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई बार बेबी के क्लेफ्ट पैलेट्स होते हैं, जो तालू होता है ना ऊपर वाला, वो पूरा बना नहीं होता, उसमें उसमें गैप होता है, उस केसेस में आप चम्मच कटोरी से नहीं पिला सकते, तो उसमें लॉन्ग फीडिंग बॉटल्स ही चाहिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो ऐसे केसेस में, क्लेफ्ट लिप के केसेस होते हैं जहाँ लिप में क्लेफ्ट है, इन केसेस में, या फिर जब आप जो आप कर रहे हो, सपोज यू हैव ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल, कप कटोरी एवरीथिंग, नहीं हो रहा है, एंड देन इवेंचुअली यू हैव टू स्विच टू बॉटल, एंड मदर इज नॉट हैविंग मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग भी हम नहीं दे पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली यूल हैव टू, अगेन बॉटल की भी बहुत सारी ग्रेड्स हैं, प्लास्टिक फ्रेंडली, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, वो नहीं होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, एंड फैट कंटेंट कम हो जाता है दूध का, तो वी प्रेफर गिविंग ग्लास बॉटल्स अगर ज़रूरत पड़े तो। बट देन अगेन वही है कि बॉटल लास्ट रिजॉर्ट है, ओनली व्हेन यू फील एंड योर डॉक्टर फील्स कि प्लीज़ बी इन टच विद डॉक्टर, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अगर देना भी है, आप अपने डॉक्टर की सलाह लो, उनसे डिस्कस करो, उनको भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि अब इससे आगे हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ओनली देन स्टार्ट। पर 6 महीने के बाद भी बॉटल कर सक, मतलब देन यू कैन जरूरत ही स्टार्ट? नहीं है, अच्छा, यही मैं तब भी सबको बोलता जरूरत हूँ, नहीं है? यही मैं बोलता हूँ सबको कि बॉटल देना क्यों है आपको। आपको पता है बहुत सारी वर्किंग मदर्स हमारे पास 5 महीने पे आती हैं कि डॉक्टर साहब अगले महीने से मैंने ऑफिस ज्वाइन करना है, 6 मंथ्स की लीव थी, तो मैं ना इसको अब 2 बार बॉटल देनी शुरू कर दी है ताकि इसको आदत पड़ जाए। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि आपको देना ही क्यों है, 6 मंथ्स के बाद तो खाना देना है ना बच्चे को, सो प्लीज गिव फूड। हम तो रिग्रेस कर रहे हैं, बॉटल लगा दी आपने, जो हमने न्यूबॉर्न से लेके अभी तक मेहनत की वो सारी वेस्ट हो गई। और जो मिल्क फीड उसको देनी है आप 6 मंथ ब्रेस्ट फीड बाद, कराइए, कटोरी चम्मच से दीजिए, सेम 6 कटोरी में चम्मच से ही आप बिल्कुल करवा लो। 6 मंथ्स का बच्चा तो खा सकता है कटोरी से चम्मच से, तो क्यों, जब हम उनको खाना खिला रहे हैं तो हम उसको दूध भी पिला देंगे कटोरी से, या ग्लास से भी पिला सकते हो, छोटे ग्लास लेके उससे दूध पिला सकते हो। सो वाई यू वॉन्ट टू गो टू बॉटल, वो एक ना ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आई एम टेलिंग यू। वो मुझे लगता है कि वो ना शुरू हो जाते हैं, ये तो नहीं हो नहीं रहा, ये तो तुम्हारा दूध ही नहीं आ रहा, एंड ये जो नेगेटिविटी स्प्रेड करती है ना आसपास मदर के कि तो आ ही नहीं रहा, ये होगा भी नहीं, उसको भी नहीं हुआ था, तेरे उस रिश्तेदार को भी नहीं हुआ था, तो तेरे को कैसे होगा, है ना। एंड उसी से डीमोटिवेट हो गए ना, क्योंकि मुझे लगता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एवरीथिंग इज हेयर, ब्रेस्ट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क। हमें लगता है कि इसके ब्रेस्ट छोटे हैं, निप्पल ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इट्स ऑल हेयर। सो इफ़ यू आर मोटिवेटेड एंड यू वांट टू, तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, एडिक्वेट हाइड्रेशन मदर के लिए, दूसरा एडिक्वेट स्लीप, तीसरा गुड मेंटल हेल्थ। कैन यू क्वांटिफाई एडिक्वेट एडिक्वेट हाइड्रेशन के लिए एटलीस्ट 4 to 5 liters ऑफ लिक्विड्स इन डे। यस, सो 4 to 5 liters ऑफ लिक्विड। सो यूजुअली वी अज्यूम कि हर 10 किलो वेट के लिए आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर आप 50-60 kgs हैं तो चलो मान लो बाकी के लिक्विड्स भी आप ले रहे हैं सम, तो आप 1 लीटर कम भी कर लो तो भी 4 to 5 liters। एंड इट इज़ लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सौंफ वाला पानी पीना है, ये खाना है, जीरा वाला करना है। मैं तो सबको बोलता हूँ आप कुछ भी लो, किसी भी तरह का पानी ले लो, बट पानी ले लो। वार्म पीना है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा पीजिए। यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन हैव सूप्स, यू कैन हैव फ्रेश जूसेस, वॉट एवर यू लाइक, बट इट शुड बी इन लिक्विड फॉर्म। एंड गुड स्लीप इज 6 to 8 hours। अगेन ये भी बहुत प्रॉब्लम है, 6 से 8 घंटे की स्लीप माँ को मिलती ही नहीं है। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि फैमिली नहीं आसपास सपोर्ट कर रही है। हस्बैंड्स रात को मोस्ट ऑफ द टाइम सो जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम श्योर कि हमारे ज़माने में तो यही हुआ था कि ऑब्वियसली द मेल द मेल पार्टनर यूज टू स्लीप, एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं करते थे साथ में। बट देन आजकल डेफिनेटली हस्बैंड्स हैव ऑल्सो कम अप एंड दे ऑल्सो आर सपोर्टिंग अ लॉट, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड इन टूडेज पेरेंटिंग। एंड बट मैं सबको बोलता हूँ अपने स्लीप को डिवाइड करो, दिन में 2-3 घंटा सो, बिकॉज दिन के टाइम पे यूजुअली बेबी सोता है आराम से। रात के समय शाम के 5-6 बजे के बाद प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जब कोलिक शुरू होते हैं, बच्चे अनकंफर्टेबल होता है, उसको लगता है कि मुझे गोदी में उठा के घुमाते रहो बस, एंड आप भी थक जाते हो फीड करा करा के पूरे दिन में। तो मदर्स को एक सलाह है कि दिन के, जब वो प्रेगनेंसी का जो टाइम, जो ये ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है ना, छुट्टी जो मिलती है वो छुट्टी इसीलिए मिली है 6 मंथ्स की कि आप अपने बेबी का ध्यान रखो। हम क्या करते हैं, दिन में दिन के घर के काम शुरू कर देते हैं कि ये भी पेंडिंग पड़ा है, ये भी ख़त्म कर दूँ, ये भी ख़त्म कर दूँ, एंड देन रात को हम सोचते हैं कि बेबी सो जाएगा। वैसा नहीं होगा। तो प्लीज़ दिन में भी 2-3-4 घंटे आप अगर रेस्ट कर सकते हैं, आपका बेबी सो रहा है, आप भी रेस्ट कीजिए, सो जाइए। रात को प्लीज़ डिवाइड योर शिफ्ट्स।
husband and wife should be dividing. I tell them 10 to 2, one person is awake, 2 to 6, one person is awake. And obviously you can have some support if you want to. And मदर को 3-4 घंटे का स्लीप रात को भी चाहिए, उसी के लिए pumps are there, you can take out your milk, keep it, somebody else can give it. So there are options to do it. So ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वही फिर यहाँ से स्लीप पूरी नहीं होगी. एंड थर्ड इज गुड एटमोसफियर अराउंड एंड गुड मेंटल स्टिमुलेशन. सो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लोगे ना, 100% मदर्स ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं. लेकिन हम पढ़ दूसरे चक्करों में जाते हैं और बहुत सारे इनपुट्स आने लग जाते हैं सोसाइटी से, मदर से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, इतने इनपुट्स आते हैं ना कि आप, एंड अब आजकल सोशल मीडिया, तो आई थिंक इतना सारा कुछ है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या है मुझे एक्चुअली में. ये बता दो, डॉक्टर कुछ और बता रहा है, मतलब मदर इन लॉ कुछ और बता रही है, आपकी खुद की मदर कुछ और बता रही है, आपकी सिस्टर कुछ और बता, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. तो मैं सबको बोलता हूँ कि until unless your baby is there in front of you, your baby is unique, it is absolutely different from other babies. वही करो जो आपको और आपके बेबी को ठीक लगता है, बाकियों की छोड़ दो. अच्छा, कोई इज देयर अ राइट वे कि हम बेबी को पकड़ें, या होल्डिंग पोस्चर में भी फर्क पड़ता है क्या? अगेन वी रिसेंटली हैड अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. सो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम जब बेबी को फीड कराने शुरू करते हैं तो हॉस्पिटल में पहले कुछ टाइम तो मदर इज लेटी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो उसमें एक पॉस्चर होता है, लेड बैक पॉस्चर कहते हैं जिसे. तो उसमें क्या है कि मदर कैन लाई डाउन इन रिक्लाइन पोजिशन एंड बेबी कैन कम ओवर लाइक दिस ऑन द ब्रेस्ट. ठीक है, तो ऑब्वियसली somebody will be supporting you, you can lie down, baby's hair on your breast. Somebody who has very heavy breast, it is the ideal position to feed. Then there is one known as cradle posture, which is a routinely followed posture. But one thing to ensure is कि हमेशा बेबी आपके ऊपर आना चाहिए. बेबी को इस एंगल में रखते हैं, हेड इस तरफ होता है, मदर एंड शुड बी एबल टू सी बेबीज फेस. And when you are holding your breast, always hold the breast completely. Don't hold it like this. बहुत सारे लोग निप्पल को ऐसे पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं. जब आप ऐसे दबाते हो तो जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं जो जस्ट बिलो एरियोला के आसपास होते हैं, उनसे जो फ्लो ऑफ मिल्क है वो कम हो जाता है. बेबी गेट्स फर्दर इरिटेटेड. ठीक है, हमें लगता है पकड़ ही नहीं रहा है, ये तो दूध ही नहीं पी रहा है. एक्चुअली आप पकड़ा नहीं पा रहे हो, पोजिशनिंग की प्रॉब्लम है. एंड बेबी शुड बी कमिंग ऑन यू, यू शुड नॉट बी लीनिंग फॉरवर्ड. इसीलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज भी बने हैं और ये सब चीज़ें बनी हैं, सो दैट यू कैन सिट लाइक दिस, यू कैन हैव अ पिलो है और समथिंग लाइक दिस है, you can keep your legs on a little higher level and baby should be like this. Another is cross cradle position. उसमें क्या है कि आपकी ये वाली आर्म फ्री हो जाती है, बेबी आपका इस आर्म पे रहता है, तो आप यहाँ से आप ब्रेस्ट को सपोर्ट कर सकते हो. सो दिस इज अ क्रॉस क्रैडल पोजीशन. थर्ड इज फुटबॉल पोजीशन. उसमें क्या है कि आप साइड से बेबी को लेके, ऐसे बेबी आपके इसमें ऐसे रहेगा साइड में, एंड यहाँ से फीड करा सकते हो. समबडी विद अ हेवी ब्रेस्ट, अगेन यू कैन यूज दिस क्रॉस क्रैडल, लेड बैक एंड फुटबॉल. दीज आर 3 पोजीशंस विच आर गुड फॉर लेडीज हु हैव हेवी ब्रेस्ट एंड दे आर नॉट एबल टू फीड बिकॉज बच्चे का नाक बंद हो जाता है, सांस ही नहीं ले पाता है. तो उनके लिए ये 3 पोजीशंस बहुत अच्छी हैं. एक कोआला पोजीशन भी होती है. उसमें क्या है कि बेबी कैन सिट हेयर एक्चुअली, ऐसे बेबी ऐसे बैठ जाता है और आपकी तरफ फेस करके आपने पकड़ लिया उसको, एंड यू कैन जस्ट देन फीड द बेबी. सो सिटिंग ऑल्सो यू कैन फीड द बेबी. सो एक कुछ कॉमन. फिर एक लाइंग डाउन पोजीशन कि आप लेटे हुए हो और लेटे लेटे ही बाजू के ऊपर आपने बेबी को, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बोलता हूँ बिकॉज लाइंग डाउन पोजीशन में ना एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी अगर नींद लग जाए, आप सो जाओ, बच्चा दूध पी रहा है, और ये तभी होता है जब आप रात को फीड करते हो. तो रात को फीड करते हुए बहुत सारी मदर्स लाइंग डाउन पोजीशन में जाती हैं. उसमें लाइंग डाउन पोजीशन के लिए आपको थोड़ा अपना भी हेड थोड़ा एलिवेट रखना है, बेबी को भी थोड़ा एलिवेटेड रखना है. और अगर आप भी सो गए और बच्चा भी पीते पीते सो गया तो somehow there's a chance that baby can aspirate milk and it can be threatening also. So lying down only in emergencies, when you have very severe backaches, you cannot get up, hospitalized ho, okay, that's okay. But baki time pe there are so many other postures, whatever is comfortable for you, your baby, as per the anatomy of your breast, आपके size के हिसाब से जो आप comfortable लगे वो position कीजिए. इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई ऐसे ही दूध पिलाएगा. तो वो फोटो जो बनी है ना किताब में, हमें ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही फीड कराना है, जो हमारे हिसाब से ठीक है. यू कैन हैव अ वेरी अनकन्वेंशनल. आई हैव सीन मदर्स दोज हु हैव हैड, कहीं कोई पोजीशन मेंशन ही नहीं है किसी बुक में, और ऐसी पोजीशन में शी इज़ कंफर्टेबल एंड शी इज़ फीडिंग. आई एम रियली हैप्पी. मैं तो उसको बोलता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी यू आर फीडिंग. आप किसी भी पोजीशन में कराओ, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके बेबी को कंफर्टेबल होना चाहिए. दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट. तो कोई ऐसे फिक्स पोजीशन के पीछे मत पड़ो कि बुक्स में लिखा है तो ऐसा ही करना है. अच्छा, मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मालिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए. विगरस मालिश नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जोर लगा रहे हो, रिगरसली बहुत करे जा रहे हो, बहुत जोर से हिला हिला के कर रहे हो, वो गलत है.
और कब शुरू करनी चाहिए? सो वंस द बेबी इज बॉर्न यू कैन स्टार्ट मसाज. जो मसाज है हम कॉमनली जो सेफ ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल को हम रिकमेंड करते हैं, या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो जो कॉमनली सेफ ऑयल्स हैं. बेबी ऑयल्स का इस्तेमाल जिनमें खुशबू ज़्यादा हो वो प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए. सेफ इज़ टू यूज़ कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल विच इज़ ओके. अगेन वंस द बेबी इज़ बॉर्न यू कैन स्टार्ट मालिश कर सकते हैं. और मालिश करने के लिए मैं सबको अगेन बोलता हूँ कि मालिश करने वाली मत लगाओ, जो सब लगा लेते हैं. जैसी बेबी पैदा होता है ना, पहली शुरू हो जाता है आजकल तो जापा मेड्स, न्यू ट्रेंड. Have you seen these days? Yeah. Of So there's course a I have. yes, you must have researched है ना. So there are japa maids. So वो पहली शुरू हो गया, पहली बुकिंग करा के रखी है 1 महीने की, और वो आएगी, वो बच्चे को संभालेगी. अब मेरे को चलो ठीक है, हेल्प के लिए आई कैन अंडरस्टैंड, बट पूरी बेबी की देखभाल करना अगर उसी ने करना है तो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड मसाज एंड मोटिव बिहाइंड. इसके पीछे मोटिव ये था कि जब मदर अपने बेबी के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको टच करती है, सॉफ्ट हैंड से रोटेटरी मोशन में मालिश करती है, कंधों पे, बाजू पे, हाथ पे, सिर पे, बेबी इज़ ऑल्सो एक्टिव. तो एक टच की फीलिंग जो है बेबी और मदर की, वो आपके हॉर्मोन्स को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती है. मदर फील्स हैप्पी, बेबी फील्स हैप्पी, बोथ हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो. मालिश का पर्पस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मालिश करने से मेरा बच्चा दारा सिंह हड्डियां बन जाएगा, मजबूत हो हाँ जाएंगी. हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी. ऐसा नहीं होने वाला है. सो देर आर सो मैनी कंट्रीज और सो मैनी पीपल अराउंड जो कभी मालिश करते ही नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि उनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं है. हड्डियाँ मजबूत मालिश से नहीं होती हैं. इट इज़ मोर अबाउट ब्लड सर्कुलेशन. It is more about bonding which a baby has with the mother. It is more about you observing your baby. And बहुत बार आप नोटिस करोगे कि मदर छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेती है बेबी की जब आप मालिश कर रहे होते हो, कि ये नया आ गया, ये कहाँ से आया, है ना. एंड ये चीज़ें मदर करे तो बहुत अच्छी बात है. हम चाहते हैं मदर करे. इनिशियली आपको हेल्प चाहिए, ग्रैंड मदर की हेल्प ले लो, बट ये मालिश वाली मत लगाओ. मतलब ये तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ. आई एम श्योर कि द मालिश वाली माइट फील बैड आफ्टर दिस, बट वो मालिश आप मदर की कर लो, आई एम ओके विद दैट, बट बेबी की मालिश मत करो. हमने विगरस मालिश से बहुत तेज़ हिलाते हुए और रिगरसली करते हुए बच्चों के फ्रैक्चर्स होते हुए देखे हैं. अच्छा, वो बेबी के ब्रेस्ट से दे स्टार्ट टेकिंग आउट मिल्क, उसको विचेस मिल्क बोलते हैं, विच इज़ नॉर्मल. और वो उसको निकाल निकाल के आई हैड अ अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग अ पेपर इन वेरी गुड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया ओनली. मतलब ये 2013-14 की बात है. तो उसमें इसको मैस्टाइटिस न्यूनाटोरम कहते हैं. तो बेसिकली जो बेबी के ब्रेस्ट हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, उससे पस निकलने लगती है फाइनली, एंड बेबीज नीड एडमिशन एंड IV एंटीबायोटिक्स एंड सो मेनी थिंग्स. और वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो मालिश करने वाली थी वो ये बोलती है कि इसको दबाना है बेबी की ब्रेस्ट को, और इसमें से मिल्क निकलेगा, और वो गंदा मिल्क होता है, उसको वो भूत के साथ कोरिलेट करते हैं कि विच इज़ मिल्क कहते हैं उसको, तो उसको फेंकना है, और उसके चक्कर में उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं. सो ये नहीं करवाना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ऑब्सोलीट है. वही होती हैं जो आके काजल लगवाएंगी पहली बार, वही होंगी जो पहली बार बोलेंगी कि इसकी यहाँ पे तेल डाल दो, नाक में कान में तेल डाल दो. ये सब काम वही शुरू कराते हैं. तो आई थिंक क्योंकि जो भी इंसान नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान भी होता है ना, अगर कोई अर्बन पॉपुलेशन में भी आजकल रह रहा है, वो भी एक मेड उस टाइम पे जो ये हेल्पर्स आते हैं या जो जापाज आते हैं, जो इनकी ज़्यादा सुनते हैं कंपेयर टू डॉक्टर्स, एंड इट दे क्रिएट कन्फ्यूजन. सो यू फील कि यार इनका एक्सपीरियंस तो ज़्यादा होगा तो इनकी बात ही मानते हैं, शायद यही ठीक बोल रही हैं. एंड कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि अच्छा, वो बेबी को बाथिंग कराना, एवरीथिंग वही करती हैं. आपको तो लगता है कंफर्ट, लेकिन 40 दिन के बाद जब वो चली जाती हैं, जो यूजुअली दे स्टे फॉर 40 days, हाँ. सो जब वो चली जाती हैं देन थिंग्स चेंज सडनली एंड देन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम. यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर बेबी योर सेल्फ. आपको फिर एक फुल टाइम मेड रखनी है आजकल. तो ये सब चीज़ें इससे पहले कि ये बढ़ें, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते हो? यू नीड सपोर्ट, आई एम ओके, बट देन नॉट कि आप सब कुछ ही वो कर रही है, वो गलत है. तो अगर इफ आई आस्क यू कि आप कुछ माइलस्टोन्स बता दो, जैसे 0 to 6 months में क्या माइलस्टोन्स हैं जो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने चाहिए, एंड उस टाइम पे मे बी दे कैन आस्क द डॉक्टर या कुछ, तो गिव अस दैट ओवरव्यू. सो इनिशियली जब बेबी बॉर्न होता है, सो मोस्ट द बेबी कांट सी यू, तो बेबी को दिखाई नहीं देता है. इट्स अ ब्लैक एंड वाइट विजन, इट्स अ ब्लर्ड विजन, and the edges of the image what the baby is seeing is all blurred, it's not clear, or it's just a 2D image, it's not a third dimension. वो होता ही नहीं है बेबी के पास. तो और उनको दिखाई भी सिर्फ 10 to 12 inches यानी 1 फुट इतना पास, बस इतना ही दिखाई देता है.
इनिशियली यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ थिंग्स, बिकॉज हमें चाहिए होता है कि बेबी एक्टिवली प्ले कर रहा हो बीच बीच में, जब आप मालिश कर रहे हैं तो बेबी एक्टिव है, लुकिंग अराउंड है, रिस्पॉन्डिंग टू साउंड है। कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो ऑब्वियसली डॉक्टर्स चेक करते हैं जब आप न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न बेबीज में यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ माइलस्टोन्स एज सच. But yes, once the baby is around 2.5, 3 months, the first thing to happen is when the baby starts smiling, looking at your face. Baby, starts looking and on, kind of interacting with the mother. So mother is the first person जिसको वो सुनता है और जिसको वो देख के स्माइल करता है. तो दैट इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन विच कम्स, सो विच इज़ सोशल स्माइल जैसे हम कहते हैं, वो फर्स्ट माइलस्टोन आता है. उसके बाद धीरे धीरे ग्रॉस मोटर में माइलस्टोन आने शुरू होते हैं, जहाँ जैसे जैसे बेबी की विजन इंप्रूव होती है, उसको कलर्स दिखाई देने शुरू होते हैं. तो फर्स्ट कलर विच अ बेबी सीज इज रेड कलर. तो यूजुअली बहुत सारे लोग ना तरह तरह के खिलौने ले आते हैं, सबको बोलता हूँ कि वो दिखते नहीं है उसको, तो आप रेड कलर की चीज़ें लाएंगे ना, वो फर्स्ट कलर होता है बेबी को दिखना है. तो रेड कलर इज़ द फर्स्ट कलर व्हाट अ बेबी सीज. देन ग्रेजुअली दे स्टार्ट होल्डिंग देयर नेक. सो ग्रॉस मोटर में उनकी जैसे जैसे 2.5-3 महीने के आसपास पहुँचते हैं, पार्शल होल्डिंग आती है कि थोड़ा थोड़ा वॉबल करती रहती है ऐसे नेक बीच बीच में. फिर एक शुरू में तो ऐसे ही रखते हैं, आप पकड़ोगे तो गिरा देंगे नीचे के नेक को, बट देन ग्रेजुअली दे स्टार्ट लिफ्टिंग इट अप. इट विल बी वॉबलिंग बट इट विल बी लिफ्टिंग. धीरे धीरे 3-4-6 महीने तक स्टेबल नेक हो जाती है बच्चे की. तभी जब हम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो 6 मंथ्स पे करते हैं, या जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, ताकि वो नेक स्टेबल है, अब बच्चा बैठ सकता है, आप खिला सकते हो. एंड धीरे धीरे बच्चे को उल्टा लेटाओगे, जब जिसको बोलते हैं टमी टाइम बहुत कॉमनली, तो बच्चा जो है पहले तो लेटा रहेगा बिल्कुल सीधा होके, फिर धीरे धीरे बेबी अपनी नेक उठानी शुरू करता है. सो दिस अगेन हैपन्स अराउंड 1.5-2 मंथ्स, जहाँ बेबी अपने आप को उठाना शुरू करता है. 3-3.5 मंथ्स पे काफ़ी उठ जाता है. And 4-4.5 months they can just get up and be like this. So all these things are the ones which start coming. You come to fine motor, चीज़ें पकड़ना, वो यूजुअली 3.5-4 महीने के आसपास जब कोई उनकी चीज़ उनके पास आती है, उसको पकड़ने के लिए वो ट्राई करते हैं. तो यूजुअली दोनों हाथों से ट्राई करेंगे किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए. तो जब बच्चा 4-5 महीने का होता है, झुंझुना लगा दो तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है. लेग प्ले, जो आजकल प्ले जिम्स आ गए हैं, सो उस पर लेटा देते हैं, बच्चा फीट मारता है और साउंड उनको आती है कि वो तो कीप ऑन हिटिंग अगेन एंड अगेन. सो दीज आर द कॉमन माइलस्टोन्स विच यू सी. लैंग्वेज की बात करें तो शुरू में कूइंग आती है कि कुछ तो साउंड निकालेगा, विच इज़ इररेलेवेंट. कू मतलब कुछ भी बोलता रहेगा बच्चा, इररेलेवेंट साउंड्स निकालता है. 4 मंथ्स के आसपास कुछ बैबलिंग, ब्लैब ब्लैब ब्लैब, कुछ कुछ बोलते रहेंगे, एंड कूइंग विल बी देयर. सो इट these are the maximum things which you expect till 6 months. Okay. 6 months के आसपास, 5.5-6 months पे they start sitting with support. अगेन सिटिंग विद सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सराहना लगा दिया और बच्चा ऐसे बैठा है, सिटिंग विद सपोर्ट हो गया. ये गलत है. सबको यही लगता है सिटिंग विद सपोर्ट ये होती है. दिस इज नॉट सिटिंग विद सपोर्ट. सिटिंग विद सपोर्ट इज व्हेन यू मेक द बेबी सिट, बेबी पुट्स द हैंड इन फ्रंट, लाइज डाउन लाइक दिस, आगे झुकेगा और अपने हाथों पे अपने ट्राइपॉड ऐसे बैठ के आगे को झुके. दिस इज सिटिंग विद सपोर्ट. ऑलराइट. ऐसे बिठाते टाइम दादी बोलती है कुब पड़ जाएगा, ऐसे मत बिठाओ, ठीक है. तो कोई कुब नहीं पड़ता. दिस इज सिटिंग विद सपोर्ट विच कम्स एट अराउंड 5.5-6 months, एंड ग्रेजुअली ये हाथ से को बच्चा ऊपर उठाएगा और 7.5-8 months तक बच्चा पूरा बैठना शुरू करता है, सिटिंग विदाउट सपोर्ट. सो सिटिंग विद सपोर्ट एंड सिटिंग विदाउट सपोर्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स. सिटिंग विद सपोर्ट डज नॉट मीन कि पीछे पिलो लगाया और बिठा दिया, वो तो कोई भी बैठ जाएगा, उसके लिए वो नहीं है. सो दीज आर द कॉमन माइलस्टोन्स व्हिच वी एक्सपेक्ट. एक जो बहुत ही फियरफुल वर्ड, या फियरफुल क्या, एक थोड़ा हमेशा सुन के होता है, वैक्सीन. बिकॉज उस पे क्या होता है, पीपल से कि, या डॉक्टर्स तो हमेशा वैक्सीन बोल देते हैं, एंड लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, या कब लगानी चाहिए, ज़रूरी है इतनी सारी लगानी चाहिए. तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट मतलब क्या, व्हाई इज इट सच अ, थोड़ा विलन क्यों है? विलन, आई थिंक आप कुछ भी चीज़ अगर देखोगे ना आज की डेट में, आप कुछ भी सर्च करो, यू विल गेट कंटेंट विच इज़ बोथ प्रो एंड pro the vaccines and against the vaccines. So you will always have a two school of thoughts. There's no doubt about it. But मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोविड आया था, ऑल्दो अब तो चल गई, कोविड वैक्सीन से भी साइड इफेक्ट हुए, कुछ हुए, चलो साइड इफेक्ट हुए, वो इट इज़ स्टिल नॉट प्रूवन, बट येस इट इज़ अंडर रिसर्च. लेकिन आप ये भी कहीं ना कहीं देखेंगे कि जानें बची भी हैं, ठीक है. तो उस टाइम पे तो हाहाकार थी, सब लोग भाग रहे थे, बिकॉज इट वॉज, यू वर सीइंग दैट मेरे को कुछ हो सकता है. तो सब, हर इंसान लगवाना चाह रहा था. इनफैक्ट यूएस से, यूके से मंगवा के लगवाना चाह रहा था, है ना. तो उस पे उस टाइम कोई नहीं बोल रहा था कि मुझे मत लगाओ, बहुत ही कोई एक आधा रेयर बंदा होगा. लेकिन जब हम रूटीन प्रैक्टिस में आ जाते हैं, फिर हमें लगता है कि ये सब क्यों करना है. तो आई थिंक ये आज नहीं बनी है वैक्सीन्स, ये ना पिछले 100-150 साल की रिसर्च है.
अगर हम अपना डाटा उठा के देखें, जो हमारे मोर्टेलिटी रेट्स न्यूबॉर्न्स के लगा लो, या इन्फेंट्स के जो लेस देन 1 ईयर ओल्ड बेबीज़ हैं, या 5 ईयर अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी देख लो, मदर्स की मोर्टेलिटी देख लो, ओवरऑल जो डिजीज़ हैं उनकी वजह से, जो ट्रांसमिटेबल डिजीज़ हैं उनकी वजह से जो डेथ्स थी वो कम हुई हैं। तो वो कम कैसे हो रही हैं? तो अगर आप इम्यूनाइज कर रहे हो इसीलिए वो कम हो रही हैं, तो डाटा तो गलत नहीं हो सकता ना। आपकी पूरा सर्वेज हो रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। देर आर सम कंट्रोवर्सीज अराउंड, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, बट देन दैट हाउ हैज़ द दे आर नॉट टू द डिजीजेस। जो कंट्रोवर्सीज भी हैं वो बीमारी को लेके नहीं है, वो कंट्रोवर्सी कुछ नया पकड़ लिया कि ये इसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन अगर आप डिजीजेस को देखोगे ना, वो कम हो रही हैं। तो वैक्सीन तो लगवाना चाहिए। अगर किसी ने, गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल बनाया है कि ये शेड्यूल हमें फॉलो करना है, उस शेड्यूल में कुछ वैक्सीन हैं जो 100% कंपल्सरी लगवानी है। ऑल दी वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, बट देन समबडी हु कैन अफोर्ड एंड लगवा सकता है, तो उसको डेफिनेटली सारी वैक्सीन जितनी भी अवेलेबल हैं लगवानी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। पर ऐसे टॉप 5 जो आप कहते हो कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एक तो लगवानी है। गवर्नमेंट शेड्यूल है, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, जिसमें बर्थ पे BCG लगता है, ओरल पोलियो होता है, हेपेटाइटिस B होता है, देन देयर इज DPT कमिंग, देन देयर इज MMR कमिंग, देन देयर इज DPT अगेन एट 1.5 years एंड अगेन 5 years बूस्टर्स। तो ये तो गवर्नमेंट का एक बेसिक शेड्यूल है जो फॉलो करना है। कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट एज पर द डिजीज प्रेवलेंस जापानीज एनकेफ्लाइटिस या नीमोकॉकल वैक्सीन्स, रोटावायरस, ये सब भी लगाते हैं। तो वो सब तो लगाना ही है, बिकॉज ये तो कंपलसरी है शेड्यूल में। नाउ देर आर टॉप 5 वैक्सीन अगर चूज करनी हो कि हाँ इसके अलावा जो ऑप्शनल वैक्सीन अवेलेबल हैं, दे आर नो मोर ऑप्शनल माइंड यू, दे आर एक्चुअली इन द शेड्यूल नाउ। IAP का जो शेड्यूल है, इट इज इन दैट शेड्यूल ऑल द वैक्सीन्स, ऑल्दो इट्स नॉट इन द universal immunization schedule which is by the government, it's in the IAP schedule or the American Academy schedule or the WHO schedule, उनमें हैं। तो उसमें क्या है कि अगर मुझे चूज करने हो तो हेपेटाइटिस A, टाइफॉइड, दीज आर द 2 डिजीजेज जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, और अगर होती हैं ना तो आपके 10 to 15 days and you can end up in complication also. So preventable disease है, वाटर बॉर्न है, तो हमारे इंडिया में तो डेवलपिंग कंट्री वाटर से डिजीज ये हो ही सकती हैं। थर्ड इज फ्लू, दिल्ली में देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ H3N2। फ्लू वैक्सीन हम लोग कितने सालों से बोल रहे हैं कि लगवाओ, अब लोगों ने ऐसे लगवाई हैं फ्लू वैक्सीन, इवन एडल्ट्स ने भी लगवाई हैं, तो ये तो वैक्सीन एडल्ट्स को भी लगानी है। थर्ड इज फ्लू, फोर्थ इज HPV। सो HPV इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, ऑल्दो गवर्नमेंट अब तो बहुत अवेयरनेस कर रही है HPV को लेके, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट इवन फॉर बॉयज़ HPV इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें HPV तो लगवाना ही लगवाना है, मतलब कुछ भी हो जाए HPV मिस नहीं करना चाहिए। अब तो बॉयज़ में रिकमेंडेशन आ गई है, एनीवेयर फ्रॉम 9 years to 45 years you can go. Certain vaccines are approved only till 26 years, but कुछ vaccines हैं जो 45 years तक भी recommended हैं। तो वो खाली सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट नहीं है, देर आर सो मैनी अदर डिजीजेज, देर आर सो मैनी अदर थिंग्स और कैंसर्स विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय HPV वैक्सीन। तो मोटे मोटे तौर पे फ्लू, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस A, HPV वैक्सीन एंड द लास्ट वन इज MMR in chickenpox, MMR and chickenpox. MMR is not available in few states गवर्नमेंट शेड्यूल में, तो जहाँ नहीं अवेलेबल है वो आप वहाँ पे लगवा सकते हो बाहर से, बट जहाँ अवेलेबल है वहाँ आप गवर्नमेंट से लगवा सकते हो। चिकन पॉक्स इज़ नॉट अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो वो आपको लगवाना है। सो 5 टॉप वैक्सीन्स, फ्लू, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस A, नॉट B तो लगता ही है सबको, हेपेटाइटिस A, HPV एंड चिकन पॉक्स। सो दीज आर द टॉप 5 वैक्सीन जो आपको लगवाना ही चाहिए। बाकी आपकी जो स्टेट में अगर कुछ प्रेवलेंट है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो लगवाइए। कॉस्ट का बहुत बड़ा इशू है। सो ये एक चीज़ है जो बहुत डिबेटेबल होती है। पेरेंट्स आके, माइंड यू, आई हैव सीन पीपल हैविंग कार्स वर्थ 70 lakhs, 80 lakhs, 1 crore, but they don't want to spend money on their child's vaccination. You know what? तो I have seen all this and mind you, this is very bad. ये नहीं होना चाहिए। आप हेल्थ को, जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप लीस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, and it is going to be there for their child's entire life. And you know what, आम मिडिल क्लास के लिए तो थोड़ा महंगा I'm not talking about middle, मतलब हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको बोला ना, somebody who can afford a car of 80 lakhs, देन तो दे स्टूपिड, मतलब वहां तो मतलब वो तो लगवा सकता है ना यार। मैं क्या बोलूं। अच्छा, वो देखा है हमने होते हुए ये सब चीज़ें।
और जो नहीं कर सकता उसके लिए बेसिक शेड्यूल है, उसमें भी टॉप 5 को अगर आप सोच समझ के चलेंगे ना, ये जो मैंने आपको 5 वैक्सीन बताई ये बहुत महंगी नहीं है, ये सब 2,000-2,500 रुपए की कॉस्ट की वैक्सीन है। यूल बी सरप्राइज, 2-2,500 में अगर कोई भी चाहे, आज की डेट में कोई भी चाहे, ही कैन प्लान इट आउट फॉर हिज चाइल्ड्स हेल्थ एंड कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मिडिल क्लास आदमी भी 2-2,500 कहीं ना कुछ कर सकता है, बिकॉज इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटायर लाइफ। और ये सब इकट्ठे नहीं होती ना, गैप में अलग अलग गैप यही में, मैं आपको बोल रहा milestones हूँ। में। सो हम बड़ा कॉमनली बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ एंटायर वैक्सीनेशन इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ एन आईफोन। तो आपके हाथ में जो आईफोन है, अगर आपका बच्चा लेके उसको ऐसे फेंक देता है तो यू आर स्टिल क्लैपिंग, यू नो योर चाइल्ड इज डूइंग समथिंग गुड एंड यू आर ऑल स्माइलिंग। 1 लाख का फोन गिरा दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट की आधी कॉस्ट की पूरी जो वैक्सीनेशन की कॉस्ट आपने 10 साल में पे करनी है, इकट्ठा नहीं देना है, वो आप नहीं करवाना चाहते हो। तो इट इज माइंडसेट, नथिंग एल्स। तो इंडिया में अभी अंडर यूटिलाइजेशन या वैक्सीन डेफिनेटली वी आर अंडर ओवर तो नहीं यूटिलाइजिंग। हो सकते हम, ओवर तो हम बहुत दूर हैं, ओवर से तो हम अभी बेंचमार्क के आसपास भी नहीं है। बेंचमार्क क्या है? We want that, actually we want everybody should be vaccinated, Sure. but then 70% 75% तो होना ही चाहिए, but we are not even close, हम 50% के आसपास भी नहीं है अभी। तो अभी जैसे एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई ट्रम्प की भी, कि उन्होंने कहा कि पैरासिटामोल से ये सब चीजें हो रही है एंड कैंसर हो सकता है और पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये, अब देखो उनकी बातें तो वैसे वही जाने, बट हाउ डिड ही कम अप विद दिस एकदम से? तो मैं ना, एक बड़ी फेमस लाइंस हैं, वो बताता हूँ आपको, कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब आता है। ठीक है, तो बेसिकली उसका वक्त है तो उसे सब आता है। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प शुड नॉट हैव इंटरवीन्ड इन दैट। आई थिंक लेट द मेडिकल फील्ड डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। देयर हैज़ बीन नो एज सच कंक्लूसिव स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सजेस्ट कि पैरासीटामोल जो प्रेगनेंसी में दी जा रही थी उसकी वजह से बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है, वो इसको क्लेम कर रहे हैं वो। तो ऑटिज्म के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑटिज्म इज मोर कॉमन, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन, ADHD इज मोर कॉमन कंपेयर टू आर कंट्री। हम लोग अभी भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग अभी भी सोशलाइज कर रहे हैं, हम लोग अभी भी दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हमारी अभी भी गेट टुगेदर्स हो रही हैं। ये जो फेस्टिवल्स छोटे छोटे बने हैं जहाँ पे हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं, कज़न से मिलते हैं, दीज आर ऑल मोटिवेटिंग थिंग्स। पर ये कहाँ से आई बात, मतलब कि पैरासिटामोल और ऑटिज्म में कनेक्शन कहीं ना, है? डेफिनेटली देयर आर सर्टेन पेपर्स जिन्होंने ऐसे कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है, बट दे टेल दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच कुड कॉज एंड बट कुछ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं मिला है। तो उसके लिए आप देखो, पूरी प्रेगनेंसी में आपको बुखार हो जाए, आपको कहीं पेन हो जाए, मतलब आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप 9 महीने बिना किसी प्रॉब्लम के तो नहीं रह सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। द ओनली सेफ ड्रग विच वी यूज टू गिव वॉज पैरासीटामोल। अब आप बोल रहे हो वो भी नहीं लेना है, तो अगर एक मदर जो हाई ग्रेड फीवर में है या उसको सीवियर पेन है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो मतलब हाउ टू डील, देयर इज नो अदर सॉल्ट विच यू कैन गिव। वो तो उन्होंने तो एज पर हिज डाटा ही सेज दैट 75% ऑफ अमेरिकन्स आर हैविंग इल हेल्थ। अच्छा, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 75% ऑफ अमेरिकन्स आर हैविंग नॉट हैविंग गुड हेल्थ। सो is the vaccines responsible or paracetamol responsible? It's your lifestyle. It's your lifestyle. Come on, you have to change your lifestyle. You're all, you know what, childhood obesity इंडिया में 3 से 5% है इंडिया में, वहाँ पे 20% है। So you know 1 out of every 5 kid is obese. टाइप 1 डायबिटीज वहाँ कॉमन है, क्रॉनिक कंडीशंस, कार्डियक कंडीशंस वहाँ कॉमन है, एलर्जीज वहाँ कॉमन है। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल वैसा बनाया है। दे आर ट्राइंग टू टेक ऑन आर थिंग्स जो हम कर रहे थे इतने सालों से, अब वो करने की वो शुरू कर रहे हैं। दे आर कम योगा, दे आर प्रैक्टिसिंग नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स आर डूइंग, यस दे आर गोइंग दोज थिंग्स नाउ, और हम लोग उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड बी ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि हम जो कर रहे थे ना वो बढ़िया कर रहे थे, उसी पे स्टिक करना चाहिए। यू शुड इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइजेशन इज डिफरेंट, बट चेंजिंग इट ऑल टुगेदर एंड देन जो उनका हाल आज है ये हमारा भी 60-70 साल बाद शायद होगा। तो आज की जनरेशन को ये डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं, अपने बच्चों की हेल्थ कैसी चाहते हैं। पर एक और बात बताएं डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई जैसे बच्चे बीमार होते हैं लेट्स से, तो पहला थोड़ा इंस्टिंक्ट यही होता है कि ऑब्वियसली आप डॉक्टर को कॉल करते हो या आप जाते हो, तो क्या हर चीज पे दवाई देना जरूरी है बच्चे को? नो, सो दैट्स व्हाट, न्यू बॉर्न में तो खास तौर पे
न्यूनेटल पीरियड में 90% थिंग्स आर नॉर्मल. इट्स ऑल मैटरनल स्ट्रेस, पेरेंट स्ट्रेस. तो मैं एक एसएमएस की मैंने एक फुल फॉर्म बनाई थी, स्ट्रेसफुल मदर सिंड्रोम. सो बहुत सारी मदर्स ओवर एजुकेट होके, बहुत सारा कुछ पढ़ के सुन के, फिर अपने ही कुछ कंक्लूजन्स बना के, बहुत सारे इनपुट्स लेके ऑलरेडी एक डायग्नोसिस बना के आती है. तो उनकी पर्ची पे लिख दो एस एम एस, शी इज सफरिंग फ्रॉम एस एम एस. बेबी को कुछ नहीं है, बेबी इज फाइन, हैप्पी, प्लेफुल, गेनिंग वेट, एवरीथिंग इज फाइन. बट देन दैट मदर हैज एस एम एस, यू नो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स, नॉट द मदर. पेशेंट इज एक्चुअली फाइन. तो हमारे पीडियाट्रिक्स में ना इट इज़ वेरी कॉमन कि इट इज़ टफ बिकॉज वी हैव टू काउंसिल द हेल्दी ह्यूमन बींग्स. बड़ों में जो बीमार इंसान है ना, आपको उसी को मोटिवेट करना है, उसी को समझाना है, उसी को सब कुछ करना है. लेकिन हमारी ब्रांच में जो बच्चा है उसको तो डील करना ही है, लेकिन जो हेल्दी पीपल है ना अराउंड, उनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. तो आई थिंक इट इज़ मोर, हर चीज़ के लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारी चीज़ें आप घर पे मैनेज कर सकते हैं. आपको ज़रूरत ही नहीं होती है कि आप दवाइयाँ दो. कॉमन कफ कोल्ड पे बहुत कॉमनली लोग केमिस्ट से लेके या फार्मासिस्ट से लेके कभी सिरप पिला दिया, कुछ भी दे दिया. और आई एम सरप्राइज, मैंने अभी पीछे भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि देयर हैज़ टू बी अ रेगुलेशन ऑन द फार्मासिस्ट ऑल्सो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केमिस्ट की शॉप पे खड़े हो जाओ और आपको कोई भी दवाई मिल जाएगी. ये नहीं होना चाहिए. ये चीज़ हमें वेस्टर्न से कॉपी करनी है, ये हम करते नहीं है. तो ये हमें कॉपी, एक देयर हैज़ टू बी रेगुलेशन. बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है. एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, उसको आप नेशनलाइज फॉर्म पे रखो, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी के पास. जो भी दवाई एक फार्मासिस्ट या केमिस्ट दे रहा है, उसके प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन, उसकी फोटो खींच के अपलोड कर दो. इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. तो आप कह रहे हो कि क्रोसिन एंड कफ सिरप और ये जो हम डेली कॉफ सिरप्स तो नहीं देने. छोटी दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि आम, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा वो पैरासीटामोल एक दवाई थी जो सबसे कॉमनली अब खा हाँ. रहे थे. अब ट्रम्प साहब कहते हैं वो भी नहीं खानी. लेकिन पैरासीटामोल सेफली आप दे सकते हो अपने बच्चे को, नो प्रॉब्लम इन दैट. फीवर है, पेन है, ऑब्वियसली आप, ये एक बेसिक मेडिसिन है जो आप दे सकते हो. कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे वॉमिटिंग की मेडिसिन हो गई, यू नो, कुछ गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन नॉर्मली बच्चे रख ले, मतलब घर में रखते हैं पेरेंट्स. बुखार की मेडिसिन हो गई, दर्द की मेडिसिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गया. ये कॉमन चीज़ें हैं जो एज द बेबी ग्रोज यू रियलाइज कि ये तो ऑन एंड ऑफ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है. अगेन देयर वाज अ बिग कंट्रोवर्सी, यू नो, आई वाज द फर्स्ट वन हु इनिशिएटेड इट, that you know how we should store these syrups and how we should keep these syrups. बहुत बैकलैश भी मिला उस पर. बट देन टाइम, इंडियन एक्सप्रेस ने फाइनली took it up. They came to Delhi, they spoke to many of the senior doctors around. एम से बात हुई, they have come up with a conclusion कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा लंबा स्टोर नहीं करना चाहिए अपने कफ सिरप्स को, ये जो रूटीन की मेडिसिन है. once you वैसे open the कितना होता bottle, है उसमें? आपको क्या लगता है कि कब तक स्टोर करना चाहिए? Maybe 6 months. So after opening the bottle, हाँ, मतलब why I not guess. up till expiry date? तो एक्सपायरी भी तो इतनी 6 मंथ से 1 ईयर की होती है शायद. तो 1 year रख सकते हैं. आई गेस अब एक्सपायर हो रही है तो रख ही सकते सो हैं. अगेन, एक्सपायरी डेट बंद शीशी की होती है, खुली शीशी की एक्सपायरी डेट नहीं होती. बट देखो, जैसे फॉर इंस्टेंस जूसेस होते हैं, उसमें लिखा होता है कि इफ ओपन हाँ. देन कंज्यूम विद इन 1 मंथ. that is पर वो कफ सिरप पे तो नहीं लिखा that is होता. my request to the government of India and to the all the pharma companies and agencies कि प्लीज लिखो. अच्छा. जब वेस्टर्न कंट्री में लोग लिख रहे हैं तो आपको लिखने में क्या तो प्रॉब्लम वेस्टर्न है? कंट्रीज में लिखा होता है इफ ओपन कंज्यूम विद देयर इन. इज आफ्टर यूज डेट, समथिंग नोन एज आफ्टर यूज डेट. ओके. सो वो लिखा होता है आफ्टर यूज, AUD कहते हैं उसको, आफ्टर यूज डेट, वो लिखा होता है उस पर AUD. तो most of the good companies there, they write AUD. Why? Because कंपनी वाला बच जाएगा, क्योंकि उसने लिखा है स्टोर द बॉटल इन अ कूल ड्राई प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस. अब दिल्ली में इस समय जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 30-35 डिग्रीज है, ह्यूमिडिटी का आपको पता नहीं है. कूल ड्राई प्लेस आप कहाँ से लाओगे? आप उसको अलमारी में रख के बैठे हुए हैं, ड्रॉर में रखा हुआ है आपने उसको. तो he will tell that I told you please store it there. Now it has caused some problem, it is not my fault. All right. So but it is my request that government should tell, या तो कंपनी ये लिख दे कि यूज अप टू एक्सपायरी डेट. ये भी तो नहीं लिखा. एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट इज ओनली वैलिड व्हेन द बॉटल इज क्लोज्ड. अब अगर ऐसा ही है तो आज आप सपोज करो हॉस्पिटल जाते हैं, आपका बेबी बीमार पड़ जाता है, वहाँ इमरजेंसी में एक नर्स कल की खुली हुई शीशी से आपके बच्चे को दवाई पिलाती है, आप पिलाने दोगे? वो बोलेगी अभी तो एक्सपायरी 2 महीने दूर है, पिलाने दो. स्केप्टिकल होंगे ऑब्वियसली. हाँ. बाय. ये देखा ना, खुद पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हेन यू क्रॉस क्वेश्चन देन वी आर स्केप्टिकल.
सो ऐसे तो इंजेक्शन अगर मैंने खोला था कल, उसकी एक्सपायरी तो 2 साल बाद है, हाफ लगा था, हाफ रह गया, तो मैं रख लेता हूँ, कल फिर किसी को लगा देंगे। नो, इट इज़ मेंट टू बी डिस्कार्डेड। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ना कोई सोचता नहीं है। सो बट व्हेन यू थिंक, आप खुद ही मजबूर हो जाओगे, तो आपको उतनी ही क्वांटिटी में स्टोर करनी है मेडिसिन। लोगों ने बहुत बैकलैश किया कि क्यों बनाते हो इतनी बड़ी बॉटल्स, और फार्मा कंपनीज ने खरीद लिया है डॉक्टर्स को, ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी। बट समबडी हु इज़ एजुकेटेड विल रियलाइज कि उतना ही स्टोर करो अपने पास जितना आपको पता है कि अगर ये वेस्ट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 50-60 रुपए की बॉटल अगर आपने 3 बार 4 बार 5 बार फीवर के लिए यूज़ किया, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने भी चलो खींच लो, बट उसके बाद आपको पता है उस पर क्रस्टिंग हो रही है, आप क्यों यूज़ कर रहे हो उसको जब वो ओपन होती है, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आती है, एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, उसमें बैक्टीरियाज की फिल्म ग्रो होनी शुरू हो जाती है, तो वो आपको उल्टा कई बार हार्म कर देती हैं चीज़ें। हम उसको उसी को शेक करते हैं, फिर पिला देते हैं। और जो सिरप्स लंबे चला सकते हो, जैसे कि एंटासिड्स हो गए, ये कुछ मल्टीविटामिन हो गए, ये सिरप्स लंबे चलते हैं, दे हैव हाई शुगर कंटेंट, so there is something known as Brix index. All right, so every syrup has a Brix index. It is depending upon the sugar quantity. तो अगर आप देखोगे जैसे जैसे आपका सिरप खुला होता है ना, आप उसको 1 महीने बाद जब उसके इंडेक्स को चेक करोगे ना, वो फॉल होना शुरू हो जाता है। तो जिनकी शुगर कंटेंट हाई होगी उनकी स्टोरेज भी लंबी होगी, शेल्फ लाइफ लंबी होगी। लेकिन जिसका शुगर कंटेंट हाई नहीं है, जैसे कफ सिरप है या एंटीबायोटिक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड की शेल्फ लाइफ हमेशा हाई होती है तो बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ। एंड आप टैबलेट्स क्यों नहीं खाते हो फिर? एक और एग्जांपल लेता हूँ, पैरासीटामोल का सिरप आप कहते हो मैंने बॉटल खोली और मैं एक्सपायरी तक यूज़ करूंगी, लेकिन आज मैं क्या करता हूँ, पैरासीटामोल की टैबलेट्स खोल खोल के रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि ये 2 महीने बाद खानी है। आप बोलो खुली टैबलेट है यार, ये थोड़ा खाएंगे, नहीं खा लेती हूँ। यू विल ओपन वाई डज, फिर टैबलेट बनाते ही क्यों है ऐसे स्ट्रिप फॉर्म में? यू कैन मेक अ बॉक्स ऑफ टैबलेट्स, 10 टैबलेट्स डब्बी में डाल के दे दो, उसको स्ट्रिप में क्यों बनाना है फिर? इसीलिए कि आप एक बारी में एक निकालिए, बाकी का क्लोज रहता है, सील्ड रहता है। So that is the whole logic there, but we don't accept it. Society will not accept a change until पता ही unless नहीं it's proven. एक्सेप्ट तो कैसे करेगी जब तक पता ही नहीं होगा। वो एक्सेप्ट भी नहीं करोगे ना, आप सोचते भी नहीं है लोग। People backlash, they think that this is all some mafia which is going on and something bad which is happening. It is for your child's health. 50-60 लोग कहते हैं क्यों बना रहे हो महंगी दवाइयाँ? अरे कॉमन सिरप्स आर ऑल 50, 60, 70, 80 rupees. You buy a packet of chips today, that's 50 rupees. And you're talking about your child's health. आप वो करने को तैयार हो लेकिन ये करने को तैयार नहीं हो। So it's all mindset again. So I think I might have to face some backlash. It's okay, but then if it brings a change in society, I'll be happy. जैसे आई वांट टू आस्क यू कि स्क्रीन टाइम Yes. वेरी बिग प्रॉब्लम, Yes. वेरी बिग क्वेश्चन, Yes. और बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है। Yes. एंड अब ऐसा हो गया है कि वो हो गया ना, हम नहीं रह सकते इसके बिना। तो क्या मतलब पेरेंट्स दिखाएं नहीं दिखाएं, घर में खुद देख रहे हैं, क्या करें? आपने जवाब दिया ना बीच में, आप खुद कर रहे हो। तो आपको पता है what is the attention span of a human being? आई थिंक अब 8 सेकंड्स 7 सेकंड्स। And what is the attention span of a goldfish? 6 है कुछ ऐसा ना। It's more than humans. अच्छा, Yes. we've हम crossed लोग that. हम लोग इतने गिर चुके हैं कि मतलब हमारा इतना भी अटेंशन नहीं है। वाई? ये so there are algorithms for Instagram, there are so many things for so many apps. There are ways, जितनी छोटी रील बनाओगे ये करोगे। Why? Because people don't have patience, people don't have time to listen or see the content. जो आपकी अच्छी चीज़ लास्ट में आनी होती है ना, वो दिखता ही नहीं है, कोई स्किप हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम लोग डिग्रेड हो रहे हैं। माइंड यू, in coming years even adults will be suffering from ADHD और hyperactivity disorders, क्योंकि हम लोग अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। तो क्या करें इसमें, मतलब what is the solution? So you need to fix certain things right in certain way. All right, you cannot do everything. देखो हर चीज़ ज़रूरी है। अभी recently I was seeing an interview of Akshay Kumar. He is one of a person who has been maintaining his lifestyle very nicely. He is not spending more than 30 minutes to 40 minutes on screen time. He is awake. सोशल मीडिया पे तो है ही है चलो, पर वो बोलता है मैं 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता हूँ पूरे दिन में। वो तो 15-20 मिनट बोल रहा था, मतलब मैं 10 मिनट फालतू भी लगा लो तो 30-40 मिनट, मतलब वी पीपल कांट इवन इमेजिन स्क्रीन टाइम ऑफ 30-40 मिनट दीज डेज। सारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स,
बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम सब देख रहे हैं हो रही हैं, पर हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज वो मजबूरी है, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग, हाँ मजबूरी। मतलब खाना नहीं खा रहा बच्चा स्क्रीन नहीं के नहीं, बिना, खाना नहीं खा रहा है तो अभी इसके रिसेंटली वो उसने बोला ना एक क्या वो, आई थिंक देयर वाज एन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, आई थिंक शी वाज टेलिंग, उसका कोई गाना था तो बोलती है अगर मेरा गाना देख के बच्चा हाँ खाना खा खाना रहा खा है रहा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो गलत है, आप वाई आर यू प्रमोटिंग दैट थिंग, यू शुड नॉट प्रमोट। पहले खाना नहीं खाते थे क्या? सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अब आपके सामने है तो आप कैसे रोकोगे, ठीक है, बट कुछ चीज़ें अगर आप रेगुलेट करते हो फ्रॉम, सो वेरी क्लियर, वंस अ बेबी इज बॉर्न, 6 मंथ्स तक आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हो, फीड करा रहे हो सबको। 6 मंथ्स के बाद आप क्या खिला रहे हो, कैसे खिला रहे हो, कितना इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये आपके हाथ में है। तो अ 2 year old पेरेंट ऑफ अ 2 year old कमिंग एंड टेलिंग कि ये तो खाता ही नहीं है, ये तो बिना टीवी के खाता ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप अपने ऊपर सवाल उठा रहे हो कि आपने 6 महीने से लेके 2 साल तक क्या किया। उसको तो नहीं पता था, वो तो एक न्यू बच्चा था जो भगवान ने भेजा सिर्फ फीडिंग के साथ। आपने उसको कैसा मोल्ड कर दिया इनिशियली इस लालच में कि मेरा बच्चा खा रहा है तो चलो दिखा दो, गलत है। देर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन प्ले विद किड्स, यू हैव सो मेनी बुक्स दीज डेज, दोज हु हैव म्यूजिकल साउंड्स, देर आर टॉयज विद लाइट्स जो कि शायद पहले ज़माने में होती भी नहीं थी। हम लोग तो वो फिरकी से ही खेल खेल के बड़े हुए हैं। बट आई थिंक तो डॉक्टर अब तो ये बहुत मतलब हम्म, नॉट दैट आई एम सेइंग कि नहीं हो सकता, हम्म, बट आई थिंक इट्स जस्ट नॉट इट्स वेरी टफ हाउ नाउ। विल इट हैपन देन? मतलब इज देयर अ सोल्यूशन? So the solution is you have to stop it. There's no other way. Certain things you have to stop it. You cannot do anything else. आज एक 2 year old आके बोले कि जी मेरे को अपने बच्चे की बॉटल फीड बंद करानी है, मैं कैसे बंद कराऊं? हटा दो बॉटल और क्या। ये खत्म नहीं होने वाला है। अगर इट इज लाइक नशा होता है ना, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि आज आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग, आज थोड़ी सी कम पीऊंगा, फिर कल थोड़ी और कम करूंगा, परसों थोड़ी और कम। स्मोकिंग आज 10 पी रहा हूँ, आज 8 करूंगा, फिर 5, ये कभी नहीं होने वाला है बंद। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। द ओनली सोल्यूशन इज थ्रो दैट बॉटल इन डस्टबिन। योर चाइल्ड विल बी क्रैंकी फॉर 7 days। एनी हैबिट टेक्स 7 to 10 days टू एस्टैब्लिश। अगर आप अपने घर की प्रैक्टिसेस को ऐसा रखें तो क्यों नहीं हो पाएगा? वो पॉसिबल है। बच्चे आजकल बच्चे लोग बोलते हैं कैसे पिज्ज़ास कैसे छुड़वाएं, ये कैसे छुड़वाएं, सामने पड़ा होता है तो खाते हैं। तो खा तो आप ही रहे हो, मंगवा तो आप ही रहे हो। तो अगर आप भी अनहेल्दी खाओगे तो बच्चा भी वही देख रहा है ना जो आप खा रहे हो। ऐसे ही स्क्रीन टाइम है, अगर आप ही सारा दिन फ़ोन पे हो तो बच्चा भी वही मांगेगा। तो यू शुड डिवाइड योर टाइम। आई नो, आई रिसेंटली सेड दैट वी, लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, बहुत गिल्ट होता है इस चीज़ में। एक 20-20-20 रूल बनाया था मैंने, खुद ही बनाया था, कि आप दिन में 20 मिनट के लिए बच्चे के साथ एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। आप थोड़ा बड़ा बच्चा है तो ग्राउंड में ले जाओ, उसके साथ प्ले करो, पार्क में, घर में ही खेल लो, कुछ भी करो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी करो। 20 minutes इन दैट, 20 minutes शुड बी स्पेंट ऑन द मील। जब आप खाना खिला रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कोई भी एक मील आपको अपने बच्चे के साथ ज़रूर करना चाहिए। एंड थर्ड 20 minutes इज मेंट फॉर द रूटीन, द जो पूरे दिन में बच्चे ने किया है, या कुछ स्टोरी सुनानी, लोरियाँ सुनानी, गाने सुनाने, आपस में जो एक बॉन्डिंग बनानी है वो चाहिए। ये आने वाले 20 साल बाद आपके बच्चे आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि जैसे आप अपने पेरेंट्स को करते हो या आपके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स के लिए किया, वो उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहें, तो यू विल हैव टू डू इट। आपको वो बहुत बड़ी बात नहीं है, 15-20 मिनट दिन में 3 बार निकालने हैं। अगर मैं बोलूँगा ना 1 घंटा रोज़ निकालना है तो किसी के पास नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट दिन में 3 बार निकालने हर कोई निकाल सकता है। कितना भी बड़ा बिजी आदमी हो, ठीक है, इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है कि आप इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स ने मतलब थोड़ा स्क्रीन टाइम का भी आवर्स डिसाइड कर लिए कि आप लेस देन 1 2 years घंटा, जीरो, हाँ लेस देन 2 years जीरो। देर यू कैन डू वीडियो कॉल्स, दैट टू ऑल केम इन टू पिक्चर बिकॉज ऑफ कोविड। इससे पहले तो नहीं था ना कुछ भी, कोविड के बाद बढ़ गया सब कुछ क्योंकि लॉकडाउन लगा, वो सब हो गया। पहले तो कुछ भी नहीं था, तो अगर उसके पहले भी तो जी रहे थे। तो नाउ देयर आर 2 eras, प्री कोविड एरा एंड पोस्ट कोविड एरा। बेबीज भी डिफरेंट पैदा हो रहे हैं। पोस्ट कोविड एरा वाले जो बेबीज हैं वो सारे स्क्रीन को अटैच्ड हैं, बिकॉज हम स्क्रीन को अटैच्ड हैं। 1.5 से 2 साल तक 15 मिनट, दैट टू वी टेल की वीडियो कॉल करा रहे हो आप, ग्रैंड पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, वो इतना टाइम ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स अप टू 5 years। 5 years के बाद आप बोलते हो 1 hour तक दे सकते हो, बिकॉज बहुत सारे
क्लासेस होती हैं ऑनलाइन एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ऑनलाइन विच किड्स नीड टू डू, तो वो आप 1 घंटा लगा सकते हो। तो एक अडल्ट को भी 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन पे नहीं लगाना चाहिए। आप एवरेज स्क्रीन में 3-3 घंटे 5-5 घंटे लोगों का स्क्रीन टाइम है आजकल। तो एंड माइंड यू स्क्रीन टाइम को हम सिर्फ फ़ोन से कोरिलेट करते हैं। जो हम टीवी दिखा रहे हैं बच्चे को, आप किसी मदर को पूछोगे ना आप स्क्रीन दिखाते हो, नहीं नहीं डॉक्टर साहब स्क्रीन नहीं दिखाते हम, बस हमारे साथ बैठ के टीवी देखते हमारे हैं। साथ बैठ के टीवी देखता है बस, वो भी तो स्क्रीन ही है ना। तो अच्छा लैपटॉप देखता है बस या आईपैड देखता है, तो दे कंसिडर फोन एज स्क्रीन बट टीवी एज नॉट स्क्रीन। अच्छा बहुत लोग बोलते हैं देखता नहीं है बस सुनता है, तो मैंने कहा आप रेडियो पे चला दो गाने। अगर सुनता ही है ना केवल, आपको पता है कि बच्चा देख नहीं रहा है टीवी, तो यू हैव अ स्पीकर और समथिंग म्यूजिक सिस्टम, जस्ट स्विच ऑन द म्यूजिक ऑन दैट। तो नहीं नहीं फिर तो खाता नहीं है, तो मैंने कहा इसका मतलब देखता है। तो अगर आप दिखा के खिला रहे हो तो यू आर गिविंग दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और यही बच्चा 1-1.5 साल पे मुंह नहीं खोलेगा खाना खाने के लिए। अच्छा, डू पेरेंट्स जैसे होते हैं क्या वो रूटीन चेकअप्स अवॉइड करते हैं डेफिनेटली क्योंकि उनको लगता है कि यार डॉक्टर डेफिनेटली तो हर 15 दिन में बुला लेता है या हर डेफिनेटली 1 महीने में बुला लेता है? आपको पता है अगर हमारे ओपीडी में कोई आके ये बोल देना कि पूछते हैं कि आज कैसे आना हुआ, और कोई बोले डॉक्टर साहब ऐसी रूटीन में दिखाने आए थे, वो गेट सरप्राइज इसको क्या हो गया। हमें भी आदत नहीं है वो सुनने की अभी ना, क्योंकि इंडिया में वेल बेबी चेकअप्स नाम की चीज़ ही नहीं है। और कितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे ऑल हैव समथिंग नोन एज वेल बेबी चेकअप्स। उस पर कोई वैक्सीनेशन नहीं होना है, उस पर कोई दवाइयाँ नहीं जानी है। इट इज़ जस्ट रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ योर चाइल्ड। उसका हाइट, वेट, लेंथ, उसका बिहेवियर, उसकी डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, इसके बारे में बात होती है। नहीं, हम आई डोंट थिंक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं कभी है, नहीं मैंने है, सुना ही नहीं है। है ही नहीं, और होना चाहिए ना। आपको पता हम तो है सिर्फ बीमारी में जाते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल ऐसा क्यों बनाया हुआ है कि 1-1 महीने में 2-2 महीने में इंजेक्शन लग रहे हैं। लोग ताकि कहते हैं कम इतने से सारे कम आ इंजेक्शन है। जाए। हाँ, हाँ, तो वैक्सीनेशन शेड्यूल ऐसा बनाने का वन ऑफ द रीजन वाज कि वी वांट कि एटलीस्ट जब वो वैक्सीन लगवाने आएंगे तो आप उसी टाइम पे, वही एक मौका है जब आप बच्चे को असेस कर सकते हो, और कोई टाइम ही नहीं है, वैसे तो आएगा ही नहीं आपके पास कोई भी। तो आई थिंक एज एजुकेटेड पीपल वेयर वी हैव टू इम्प्रोवाइज आर पेरेंटिंग, well baby checkups should be promoted, dental checkups, routine dental checkups of children should be promoted, routine eye checkups of your children should be promoted। क्योंकि ये कोई करवाता ही नहीं है जब तक बच्चा सिर दर्द ना बताए, या उसको दिखाई नहीं दे रहा है, या उसकी मैम बोल रही है कि इसको दिखाई नहीं देता है, तब तक हम जाते ही नहीं हैं आई स्पेशलिस्ट के पास। ट्रू। ठीक है, तो ये गलत है। हर बर्थडे पे अपने बच्चे को जब गिफ्ट देते हो तो साथ में एक डॉक्टर का चेकअप, एक डेंटल चेकअप, एक ऑफ्थैल चेकअप प्लीज अपने बच्चे को गिफ्ट करो। इंस्टेड ऑफ बाइंग हिम कॉस्टली थिंग्स, प्लीज बाय हिम दिस। एक विजिट टू अ पीडियाट्रिशियन, एक विजिट टू अ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, एक विजिट टू अ डेंटिस्ट। आपके बच्चे का पूरा अगला साल कैसा रहने वाला है इट्स उस पर डिपेंड करता है। और अडल्ट्स को एक स्पेशली हर साल अपने बर्थडे पे अपना हेल्थ चेकअप करा लो, अदरवाइज यू विल नॉट डू इट। ट्रू। ठीक है, तो दैट इज द ओनली वे टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड दैट आई एम लिविंग लॉन्गर एंड दिस इज माई बॉडी रिपोर्ट and these are the things which I need to correct in the next year. All right, so I think that is the best way you can deal with your health. और क्या पेरेंट्स बहुत ऑब्सेस करते हैं हाइट वेट ऑफ द चाइल्ड पे? मैंने बताया ना, मदर्स डिप्रेशन में चली जाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अगर उसके बच्चे का वेट, सो अगेन बेबी का वेट गेन कैसा होगा फर्स्ट 6 months में, इट इज़ यूजुअली अ रेंज समवेयर फ्रॉम 20 to 30 grams इन अ डे, विच मीन्स कि 1 महीने में अगर बच्चा आधे किलो से लेके 1 किलो तक भी वेट गेन कर रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन जिसका बच्चा 500-600 ग्राम गेन करता है वो उसको डिप्रेशन हो जाता है कि मेरा बच्चा 1 वेट गेन किलो नहीं क्यों कर। नहीं हुआ? हाँ, इसी पे टेंशन है उनको कि वो उसका, मेरी भाभी का बच्चा हुआ था वो तो 1 किलो का है और इसका तो नहीं हो रहा है, वेट ही नहीं बढ़ रहा है इसका, तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। इसी स्ट्रेस में है, इसी गिल्ट में है। और ये बात समझनी ज़रूरी है कि योर चाइल्ड इज़ यूनिक, दैट चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट जेनेटिक पोटेंशियल, दैट चाइल्ड शुड बी इन द नॉर्मल रेंज। सो एवरीथिंग हैज़ अ रेंज। इफ़ योर चाइल्ड इज़ इन द नॉर्मल रेंज इट्स ओके, बिकॉज इट विल फाइनल हाइट, फाइनल वेट डिपेंड करेगा बच्चे की जेनेटिक पोटेंशियल पे भी। उनके पेरेंट्स एज चिल्ड्रन कैसे थे वैसा ही आपका बच्चा रहने वाला है। और एवरेज हाइट भी होती है, समथिंग नोन एज मिड पेरेंटल हाइट कहते हैं जिसे। तो मदर और फादर की हाइट लेके उससे हम एक मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चे की हाइट उसी के एवरेज रहने वाली है। ठीक है, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन प्लेज अ रोल, फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ रोल, ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में है।
आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये सब कंट्रोल करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई डिजीज नहीं है बच्चे को, बट वैसे ही वो वेट थोड़ा कम है, बट चाइल्ड इज एक्टिव, so I am okay with a child being of 8.5 9 kgs at 1 year but being very active. I am not okay और with a ब्रेन डेवलपमेंट इज फाइन, yes सब कुछ ठीक I है। am मैं खुश नहीं हूं कि मेरा बच्चा 14 किलो का है, 1 साल पे ओवरवेट है, लेकिन वो डम्ब है और बिल्कुल हिलता ही नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ कि जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढते हो तो कैसा ढूंढते हो, है ना? यू वांट अ स्लिम गाय, टॉल्स, हाँ। टॉल गाय, स्लिम गाय, एंड somebody who has a good physique and you don't sharp mind, है ना? आपको दामाद तो पतला चाहिए, स्लिम चाहिए, फिट चाहिए, लेकिन बेटा मोटा चाहिए। ये कंसेप्ट समझ नहीं आया मेरे को आज तक कि मदर्स वांट कि उनका बेटा तो फ्लफी हो जाए। फ्लफी नहीं होता डॉक्टर साहब ये। और लेकिन जो आपको सन इन लॉ है वो स्लिम चाहिए, फिट चाहिए। दिस इज रॉन्ग। दिस कंसेप्ट हैज टू चेंज, दैट यू हैव टू बी फिट। वेट is important, gain is important. If it is within the range, please don't worry. Height, if it is within the range, please don't worry. Sometimes your height may be below or above, please get it checked, please visit your doctor. अगर टेस्ट के बाद सब चीज़ें एवेल्युएट करने के बाद सब नॉर्मल है तो जेनेटिक पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ ओके इफ़ योर चाइल्ड इज बहुत लोग आते हैं बच्चा क्लास में छोटा है। अरे भाई, अगर जिसके पेरेंट्स की हाइट ही मे बी 155 सेंटीमीटर या 160, तो बच्चा भी पोटेंशियल वही है, वहीं जाने वाला है। आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो उसको। दैट इज ए जेनेटिक पोटेंशियल। अच्छा, व्हाई चिल्ड्रन आजकल आर हैविंग डिलेड स्पीच? क्यों मतलब हर दूसरे तीसरे बच्चे में ये क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है? एंड फिर पेरेंट्स को लगता है ऑटिज्म तो नहीं है। हाँ, ये ना एक्चुअली स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा रोल है। तो स्क्रीन टाइम कम करना, आई थिंक आने वाले में ना ये अभियान बन जाएगा एक, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा अभियान था ना, ऐसे ही स्क्रीन टाइम कम करो करके कोई अभियान चलाना अच्छा, पड़ेगा। बिल्कुल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीन टाइम? बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनल है। तो देर आर ऑब्वियसली सर्टेन डिजीजेज, सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन किड्स जो कि हमें इवेल्युएट करनी चाहिए, बट वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ कुछ। बट triggering factor is many a times increased screen or lack of social interaction before it is too साइंस late. हैं जो थोड़े आपको देखने चाहिए इन Yes, टर्म्स ऑफ स्पीच? if your child is not speaking 2 to 3 words by 1.5 years of age, you need to see a medical specialist. There are diseases also जो हो सकती हैं। By 2 years, 2.5 years, child should be able to speak sentences, tell out clearly कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका बच्चा आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जब खेलने को भेज रहे हो तो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, अकेला बैठा है। He is constantly working on one thing only. राउंड ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ऑब्सेशन होता है उन बच्चों को। सो समथिंग विच इज़ लाइक अ व्हील, लाइक अ क्लॉक, दे विल हैव वेरी दे विल बी ऑब्सेस्ड विद दोज थिंग्स। उसी को देखते रहेंगे, उसी के ऊपर ध्यान लगा रहेगा, और जब एक चीज़ पे लगे हुए हैं तो लगे ही हुए हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक ये अर्ली साइंस हैं जहाँ पे लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, बच्चा आपके साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा है ना। तो बहुत बार ओपीडी में आते ही पता लग जाता है हमें अंदर कि इसको कुछ ना कुछ इशू है। तो वो आप जब डिटेल में पूछते हो ना तो पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा तो ऐसे करता है। तो अच्छा, उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। जो इंटरेक्ट नहीं करेगा उसको बोलेंगे ये तो शर्माता है। इंडिया में ना ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ही इज अ शाय चाइल्ड, ये तो डॉक्टर साहब ऐसे ही है। दे नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, जो आप कह रहे हो जैसे कि 2-2.5 साल में उसको सेंटेंसेस बोलने चाहिए, लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5 साल में ही शुरू होए, और मतलब देयर इज अ रेंज, नो, सो दैट्स द अपर रेंज। गॉट इट। सो दैट्स द अपर रेंज। तो 1.5 साल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा 5-10 वर्ड तो बोलेगा, पापा मम्मा कम्युनिकेट चाचा थोड़ा सा दादा दे दो पानी, कर दो, हाँ। हाँ मम बोलते हैं ऑल दोस थिंग्स। देन व्हेन दे आर 2 years दे शुड बी एबल टू कंबाइन दोज वर्ड्स, पानी दे दो, बाहर चलो। दे शुड बी एबल टू कंबाइन दीज 2 words एंड मे बी ट्राई टू फॉर्म शॉर्ट सेंटेंस। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, अलॉन्ग विद साइंस लाइक कि सोशल इंटरेक्शन नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, नॉट प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, सो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू, एंड इवन ये डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि इन चीज़ों को हम पकड़ते नहीं हैं। फाइनली जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल जाके मैम बताती है, क्लास में टीचर बताती है कि आपका बच्चा तो बिल्कुल ही इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसको आप दिखाइए। देन वी रियलाइज़ कि बहुत लेट हो गया। सो अगर हम ये अर्ली पकड़ लें, 1-1.5 साल के आसपास ही हम इसको पकड़ लें, एंड वी स्टार्ट इंटरवीनिंग देयर ओनली, दे कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, they can have an absolutely normal lifestyle. Same holds true for hyperactivity disorders also. जो बच्चे बहुत उछल कूद मचाते हैं ना, ये फेंका वो तोड़ा ये किया, घर वाले कहते हैं शरारती है ना, ये तो इसके पापा भी ऐसी थे, ये वैसा ही है, शरारती है। तो
before it is too late. So there are certain tests available, certain charts available, जहाँ पे आप उसको प्लॉट करके, इनफैक्ट क्वेश्चनियर्स हैं, पेरेंट्स घर बैठ के कर सकते हैं. देर आर क्वेश्चनियर्स अवेलेबल, आप घर बैठे बैठे सिर्फ टिक करना है आपको. और अगर उस चेकलिस्ट में आपका बच्चा स्कोरिंग है, इस स्कोर से ऊपर आ रहा है, तो प्लीज डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर. वेस्टर्न कंट्री में लोग कर रहे हैं, तभी तो उनकी 75% इल हेल्थ है ना, वो इसीलिए क्योंकि दे आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स एट होम ओनली. बट देन वी कैन ऑल्सो नो कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, बट वी हैव टू बी एक्सेप्टिंग फर्स्ट कि हाँ कुछ तो है, अब मुझे पता कराना है क्या है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा. तो आई थिंक शरारती लेबल करना या शाय लेबल करना और उससे वॉक ऑफ कर जाना इज नॉट राइट. रिड्यूस स्क्रीन टाइम, improve social interaction, give more time to your children. फैमिली में इन चिल्ड्रन को टाइम दो. इफ पॉसिबल अवॉइड न्यूक्लियर फैमिलीज if possible, and because sometimes it's not possible, and eventually, you know, if there are some early signs, please visit a doctor, please show them immediately. I think this is the way you can deal with them. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि बच्चों को एंटीबायोटिक्स कब देनी चाहिए? एंटीबायोटिक्स तो more than 90% केसेस में जरूरत ही नहीं होती है. It is most of the times it is viral illnesses, most of the times अपने आप ठीक होने वाली, यू नो, वायरल अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है. इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स को और ख़राब कर सकती है. पर जैसे कोई बीमार पड़ता है बच्चा, कॉफ, कोल्ड, मे बी समथिंग एल्स आल्सो विद इट, तो जब आप कहते हो कि उसको ऐसी हैवी मेडिसिन या ऐसा कुछ ना दिया जाए, तो 5-6 दिन फिर वो बीमार ही रहता है, ना वो स्कूल जा पाता है. यही प्रॉब्लम है ना. होता क्या है कि पहले दिन हम सोचते हैं कि ये 2 दिन में ठीक हो जाए. एक तो टाइम नहीं है लोगों के पास, पेशेंस नहीं है. वी वांट कि आज ही ठीक होना चाहिए, वो नहीं पॉसिबल है. एक वायरल इलनेस जो है उसका एक अपना कोर्स है, उसने 5 to 7 days लेने हैं. आप 2 दिन 3 दिन तो पेशेंस दिखाते हो, 4th डे या तो डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डालोगे कि सर लिख दो, नहीं ठीक होता, उसके बिना ये इसके बिना ठीक ही नहीं होता. आपको पता है कि ओपीडी में रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, एक चाइल्ड आया विद फीवर, सिंपल कंप्लेंट थी फीवर की, तो उन्होंने पैरासीटामोल लिखा और उसको बोला कि आप ऑब्जर्व कीजिए, रेगुलर पैरासीटामोल दीजिए एंड गेट बैक टू मी आफ्टर 2 days इफ एनीथिंग इज देयर. यू नो, दैट पर्सन वेंट बैक, wrote a feedback on Google review that we visited the hospital and doctor has just prescribed a paracetamol. तो ये तो केमिस्ट भी दे देता, तो हम डॉक्टर के पास गए क्यों थे? आप सोचो, ये गूगल पे है, पता है वो रिव्यू, तो ये लिख दिया उसने. अब आप सोचो कि उसने तो सही किया ना यार, उसको वही चाहिए था. आप चाहते हो कि आपको 4 दवाइयाँ लिखी जाएं, क्यों चाहते हो आप ऐसा? और बहुत 3rd-4th डे यू स्टार्ट विद एंटीबायोटिक, खुद ले लेंगे, शुरू कर लेंगे, या फार्मेसी से ले लेंगे, शुरू कर देंगे. अच्छा, कभी पहले ली होगी तो वो सेम दवाई रिपीट कर देते हैं लोग कि ये पहले भी दी थी, ये तो इस बार भी वही है, सेम दे दो. वो क्या होगा कि 2 दिन में बाय डिफॉल्ट इट वाज द 5th and 7th डे ऑफ द इलनेस, इट हैड टू गेट बेटर, द चाइल्ड विल गेट बेटर एंड द पेरेंट्स विल हैव अ कंसेप्शन इन देयर माइंड कि ये तो एंटीबायोटिक से बेटर हो गया, वो तो लिख नहीं रहे थे डॉक्टर साहब. और दे कीप ऑन डूइंग डॉक्टर शॉपिंग, कभी एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास. इवेंचुअली टिल द टाइम समबडी प्रिस्क्राइब्स देम एंटीबायोटिक, वो वैसे ही ठीक होने वाला टाइम होता है. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर डायरिया. डायरिया में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो होता क्या है, डॉक्टर शॉपिंग. फर्स्ट डे एक के पास, 3rd डे किसी और के पास, डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, पतली लेटरिन आ रही है, पतली पॉटी आ रही है, तो पानी की तरह आ रही है. अरे भाई, हाइड्रेशन को ठीक करो, ORS दो, इट इज इनफ, गिव जिंक, सम प्रोबायोटिक्स, दैट्स इट. देयर इज रोल ऑफ नन अदर देन until unless you prove it that there is a bacterial infection. So you need to get the blood test done, stool test done, और कई बार UTIs भी होते हैं, तो you need to get those tests done to prove that there is bacteria inside your body and then give an antibiotic. Antibiotic is meant to act against bacteria. It will not act against viruses. तो आप वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक देके उसकी इम्यूनिटी को और डाउन कर रहे हो और वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट बना रहे हो. आने वाली जनरेशन के पास दवाइयाँ नहीं बचेंगी देने के लिए. क्या करेंगे वो लोग? आप सब तो दिए जा रहे हो, अपने आप लेके दिए जा रहे हो. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो पॉलिसी होनी चाहिए कि जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप कुछ ले ही नहीं सकते हो फार्मेसी से, एक्सेप्ट फॉर जनरल मेडिकेशंस, पैरासीटामोल एंड ऑल. बट ये जो मेजर मेडिसिन हैं, कफ, कोल्ड, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी गिवन टू कॉमन पीपल लाइक दैट इजीली. नहीं देना चाहिए आपको. चलो, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग. यस. एक ट्रू एंड फॉल्स टाइप राउंड करते हैं एंड आप उसमें मुझे एक थोड़ा वन लाइनर एक्सप्लेनेशन, लाइक अ रैपिड फायर सॉर्ट देना कि ये काफ़ी सेंटेंसेस और मिथ्स हैं
या ट्रूथ है जो लोग सदियों से अपने साथ लेते हुए चले आ रहे हैं? तो पहली चीज, बॉटल फीडिंग डैमेजेस योर टीथ। इट्स आप तो ट्रू। वैसे बॉटल ही मना कर रहे हो। हाँ, इट्स ट्रू। सो बॉटल फीडिंग से डेंटिशन खराब होता है, आपका पैलेट खराब हो जाता है, पैलेट की शेप खराब हो जाती है, बाइट फ्रंट और नीचे, ऊपर और नीचे वाले दांत के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, एंड द स्पेसिंग बिटवीन योर टीथ विल ऑल बी डैमेज्ड। सेकेंडली, इट कॉजेज केरीज। सो बोतल से अगर आप दूध पिलाते हैं और सोने से पहले दूध पिला रहे हैं अपने बच्चे को, उसके दांत नहीं ब्रश कर रहे हैं सोने से पहले, केरीज होना ही होना है, जिसको बॉटल केरीज या मिल्क केरीज बोलते हैं। सो अवॉइड बॉटल फीडिंग। काउज मिल्क बहुत जरूरी होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। False. So, cow's milk should not be given to a child before 1 year of age. Cow's milk is meant for the cow's child, not for human child. We have never seen cow coming and taking milk from humans. So it is meant to be given only after 1 year of age. तो एक Secondly, साल के बाद आप यू कैन गिव। सेकेंडली, 1 साल के बाद तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि 1 साल के बाद दूध देना ही नहीं चाहिए। सो मिल्क इज नॉट सपोज टू बी गिवन। आप ऑलरेडी इतना दूध होता है हमारे आसपास, नॉट रिक्वायर्ड। सो cow milk should not be given. And again, there has been a study to prove that people who consumed milk, unki bones were weaker than those who didn't consume milk. Please go and find it out. It's there on the net. It's available. So it's not there कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होंगी. No, हनी शहद इज सेफ फॉर no, न्यूबॉर्न, not तो at आपने all. बता ही दिया। False. चलो, Yes. बच्चों को मल्टीविटामिन की बहुत जरूरत होती नो, फॉल्स। बच्चों को मल्टीविटामिन की ज़रूरत सिर्फ तभी है अगर उनमें कोई डेफिशिएंसी है। अगर आप घर का खाना खिलाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, इफ़ यू ईट नॉन वेज, एग्स या प्रोटीन की फॉर्म में अगर आपको कुछ और देना चाहते हो नॉन वेज की फॉर्म में, वो दे सकते हो। इफ़ यू ईट ऑल दोज थिंग्स एंड मेक श्योर दैट चाइल्ड हैज़ बैलेंस्ड डाइट, तो मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। Except for vitamin D, which is given to all kids less than 1 year of age, we definitely prescribe that because वो उसके लिए धूप में निकलना पड़ेगा, है। कोई हम जाता निकलते नहीं है। एग्स, अंडे हर रोज खाने चाहिए। You can eat. If you eat, you can eat. No problem. अच्छा, सो देयर इज नो It's the प्रॉब्लम। best source of protein, yes. प्रीमेच्योर बेबीज यूजुअली वीक ही होते हैं और डिजीज प्रोन होते हैं जैसे बड़े होते हैं। तो डिजीज वीक तो बर्थ पे होते हैं, एंड यूजुअली इट इज सेड दैट बाय 2 years ऑफ एज दे ट्राई टू कैच अप विद द नॉर्मल बेबीज। सो उनका वेट, हाइट, एवरीथिंग विल बी अ लिटिल बैक कंपेयर टू, या लिटिल डिलेड कंपेयर टू नॉर्मल बेबीज। उनके माइलस्टोन्स विल बी लिटिल डिलेड कंपेयर टू नॉर्मल बेबीज बिकॉज दे वर बॉर्न अर्ली बिकॉज ऑफ दैट। सो देयर इज समथिंग नोन एज करेक्टेड एज। जितने मंथ्स वो पहले पैदा हुए हैं उतने मंथ्स को हम माइनस कर देते हैं एज में से, तो उस एज के हिसाब से हम करते हैं। लॉन्ग टर्म में definitely if they have had certain conditions of the lungs, of the brain, they can have some certain long term comorbidities. कभी किसी को एस्थमा ज़्यादा होता है, किसी को लंग एलर्जी ज़्यादा होती हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट देन most of them are treatable, most of them are taken care of if you give adequate good immunization and give good diet to the child. जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनके भी दांत तो सब कुछ ना कुछ So खराबी अंगूठा निकलती है। चूसना is again a thumb sucking is again a self-soothing behavior. It's a behavior problem, and up to a certain age it's okay. बट अब उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपका डेंटिशन आगे पीछे होगा, आपके पैलेट की शेप खराब होगी, आपके थंब को डैमेज पहुंचेगा, कैलोसिटीज़ हो जाएंगी, बोन की शेप खराब हो जाएगी, थंब की शेप भी खराब हो जाती है। इट कैन कॉज इन्फेक्शन बोथ ऑन द टीथ बिकॉज गंदे हाथ है, मुंह में डालोगे इन्फेक्शन हो सकती है, एज वेल एज द लोकल एरिया ऑफ द तो हैंड। जब आप कहते हो कि एक उम्र तक, एक कुछ साल तक ठीक है, इनिशियली जो न्यूबॉर्न बेबी है, पहले 4-6 महीने है, तब माउथिंग अच्छा, होती that's है। it, उतना हाँ है। हाँ, वो माउथिंग होती है। सो माउथिंग एक नॉट रिफ्लेक्स। 2 साल तक नहीं या- नहीं 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 नहीं, इनिशियली 4-5-6 मंथ्स का बच्चा है ना, वो सब चीज़ें उठा के मुंह में डालता है, उसको माउथिंग कहते हैं। वो नॉर्मल फिनोमेना है, वो हर बच्चे में होना है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको रोकना भी नहीं चाहिए। बच्चे जो सी सेक्शन से पैदा होते हैं वो यूजुअली अनहेल्दी होते हैं। सो अनहेल्दी नहीं होते हैं, बट हाँ देर आर स्टडीज टू प्रूव दैट बच्चे जो सिजेरियन से या सी सेक्शन से पैदा हुए हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दोज बैक्टीरियाज एंड गुड बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जो होते हैं मदर के वेजाइनल फ्लोरा में, गट फ्लोरा में, वो बच्चों को नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली उनकी गट इम्यूनिटी, उनकी रेस्पिरेटरी जो एलर्जीज होती हैं या एस्थमा होता है, कार्डिक कंडीशंस, ये उन बच्चों में होने के चांसेस अ लिटिल मोर होता है। अनदर थिंग इज नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा पैदा होता है वो जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग पे आ जाता है कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन। सो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज मोर इन नॉर्मल डिलीवरीज कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन। इवन दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच दे हैव लिटिल बिट ऑफ लोअर इम्यूनिटी। अच्छा, जो लोग, जैसे हम लोग अपने बच्चों को कभी खुद खा रहे हो तो चाय में, दूध में बिस्किट डुबो के खिलाते हैं, इट्स फाइन, वो तो हमारे साथ ही खा रहा है। नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। चाय के अंदर पहली बात तो चाय देनी नहीं चाहिए बच्चों को। इट कंटेन्स कैफीन। सो चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। आपको
घर का बना हुआ नॉर्मल खाना, पानी पिला सकते हो, नारियल पानी पिला सकते हो, नींबू पानी पिला सकते हो, छाछ पिला सकते हो। ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हो। जूसेस, चाय, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं देनी चाहिए। और बिस्किट उसमें डुबो के तो वो तो बिल्कुल भी बिल्कुल ही नहीं। नहीं। तो बिस्किट तो नहीं देना है, रस बिस्किट, एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स आप क्या कर रहे हो। तो बच्चा तो चाहेगा ही कि पकड़े, जो आप करोगे वही चाइल्ड करेगा। तो इवन अडल्ट्स के लिए वो हेल्दी नहीं है, तो बच्चों को तो क्यों देना है। अगर आप वैक्सीन स्किप करते हो मोस्टली तो नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। तो ऑब्वियसली यस, जैसे अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया नेचुरली, तो वो दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज इट गिव्स नेचुरल इम्यूनिटी। बट जो वो एक बार की डिजीज आपको होनी है नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, दैट डिजीज कैन बी एज सीवियर एज टेकिंग योर लाइफ। All right, so why do we want to take a risk and get the disease first and then build natural immunity? Because if we are not able to survive the disease, we are gone. So better to take a vaccine, even if even all the vaccines are not 100% safe or 100% protective. They have certain level of protection, 80, 85%, 90%. But then जो अगर हो भी जाए 10-15% को, तो बहुत ही माइल्ड होता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। So that is the advantage of taking vaccinations. माइक्रोवेव वाले कुक्ड फूड बच्चों को नहीं देने चाहिए। सो माइक्रोवेव पे बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है पहले भी। कुछ लोग इसको हेल्दी मानते हैं, कुछ लोग इसको अनहेल्दी मानते हैं। आई थिंक इट विल ऑल, देयर आर पीपल, न्यूट्रिशनिस्ट हु कैन मे बी कमेंट ऑन दैट, बट आई फील कि हीटिंग इन माइक्रोवेव इज नॉट राइट। सो कुकिंग फूड, तो देर आर स्टडीज विच टेल कि इट्स सेफ इनफ एज यू आर कुकिंग इन द यूटेंसिल्स, बट देन हीटिंग फूड और रीहीटिंग द फूड इन माइक्रोवेव इज नॉट सेफ। हीटिंग मत करो। अर्ली वॉकर जो बच्चे इन सेंस जो जल्दी चलने लगते हैं बच्चे, वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। नहीं, आवर क्वेश्चन शुड बी कि क्या बच्चों को वॉकर्स अर्ली इंट्रोड्यूस करने चाहिए। आई वो थिंक मेरा दैट मेक्स, नेक्स्ट है कि दैट हेल्प्स इन मे वॉकिंग, हेल्पिंग द चाइल्ड टू वॉक फास्टर। यस। तो एक वो मिथ है, और एक ये है कि जो बच्चा वैसे भी जल्दी चलता है वो स्मार्टर होता है। ऐसा तो कुछ नहीं। ये कोई No, नहीं, ठीक है। no. तो देन लेट्स कम टू द वॉकर And क्वेश्चन। walker should not be given. अच्छा, मतलब नो इंट्रोडक्शन टू No introduction of walker. Your child is meant to walk. वो अपने आप चलेगा जब उसके certain reflexes, certain tones, certain चीज़ें अपने आप। लाते सीधी मत करो 6 महीने के बच्चे की उसको चलाने के लिए, वो नहीं चलने वाला है। वो लाते वैसी ही रहती हैं। ग्रैंड मदर्स, मालिश वॉकर वालियाँ। बना ही क्यों है फिर? वॉकर पहले ज़माने में बना था जी, अब तो क्लियर है। अब तो वॉकर्स को हम लोग, इट इज़ नॉट सेफ, चाइल्ड कैन फॉल डाउन, इट वीकन्स योर ऑल मसल्स ऑफ द लेग। अच्छा। वॉकर पे चलने वाले बच्चे टो वॉकर्स बन जाते हैं। फिर 2 साल पे मम्मी आती हैं कि बच्चा ऐसे चलता है, पैरों पे चलता है, पंजों पे, पूरा पैर नहीं रखता नीचे। ठीक है, तो ये वॉकर वाले बच्चे हैं सब। इनकी मसल सब नीचे वीक हो जानी है। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही ऐसी है कि वॉकर में बैठना है और ऐसे ऐसे पैर मारना है। उसको आदत ही नहीं है कि सीधा खड़ा होना है और चल। ह्यूमंस वर मेंट टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक, नॉट टू सिट एंड वॉक। वी आर हैप्पी दैट आवर चाइल्ड इज मूविंग अराउंड, that is not walking, mind you. What your child is doing in a walker, it is a misnomer. It's not walker, it's actually a movement device which is helping your child to move here and there, nothing else. उससे आप सीढ़ियों से गिर सकते हो, बच्चा बैल्कनी से स्लिप हो सकता है, वॉकर पलट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। So इट इज complete no. टोटली नॉट सेफ। प्लीज यूज समथिंग नोन एज रेडा, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, समथिंग विच इज पुशिंग, जिसके पीछे जब बच्चा आपका 10 महीने 11 महीने का हो जाए, तो समथिंग विद विच योर चाइल्ड कैन स्टैंड, hold and push it and move. So that is something which is easily available, और उसको हम आम भाषा में तो रेडा कहते हैं, something like walker only, but then it helps you supporting and moving forward by giving you a support आगे से, not that you are sitting and walking. Newborns can be given diapers, मतलब you can use diapers on newborns, not a problem. So you can use diapers, but with certain disclaimers that you should be changing your diapers every 2 to 3 hours, and if the diaper is soiled, बच्चे ने पॉटी कर दिया है या उसमें, तो इमीडिएटली चेंज करना है। एंड जितना हो सके बेबी फ्रेंडली डाइपर यूज़ कीजिए, स्किन फ्रेंडली यूज़ कीजिए, एंड डेफिनेटली गिव डाइपर फ्री टाइम। ठीक है, बच्चों को कुछ डाइपर फ्री टाइम देना चाहिए। पर अगर हर टाइम डाइपर लगाना इज नॉट। मुझे 2 घंटे में डाइपर चेंज करना ही है, तो फिर मैं लंगोट क्यों नहीं यूज कर लो, वी आर हैप्पी। द होल आइडिया ऑफ डाइपर इज नॉट फॉर द चाइल्ड, इट्स फॉर द पेरेंट्स कन्वीनियंस। क्योंकि बच्चा को तो जब उसने यूरिन किया या स्टूल किया, उसने रो के बता देना है कि मैंने कर दिया। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि बच्चा रो रहा है और मदर्स को लगता है कि गैस हो रही है, भूख लगी है, एक्चुअली में किया यूरिन होता है।
ठीक है ना, वो आप डायपर पहनाए पता तो चलता नहीं है, जब आप 2 घंटे के बाद खोलते हो तब पता लगता है इसने 3-4 बार, यू नेवर न्यू कि वो ही वाज क्राइंग 1 hour बैक फॉर दिस। सो अगर लंगोट पहनाओगे तो अगर वो बच्चा रो रहा है या सॉइल कर रहा है तो यू विल सी द लंगोट आल्सो, यू नो दैट वो चेंज करना है मुझे, तो यू हैव दैट माइंडसेट। बट देन समटाइम्स इट्स नॉट कन्वीनियंट एंड नॉट वेरी इजी टू कीप ऑन चेंजिंग इट रेगुलरली, तो इसलिए डायपर्स बने। अब इस्तेमाल करो, कोई नहीं, बने हैं यूज़ करने के लिए, बट देन प्लीज़ बी कॉशियस कि उनकी वजह से रैशेस, स्किन एलर्जीज बहुत कॉमनली होती हैं, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखो, वो चीज़ें मत होने दो। ग्रेट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर कि आप आए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए, बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड दिस आई थिंक नाउ इज़ माय टाइम टू से नोट टू द ऑडियंस कि प्लीज़ आपको जो सवाल हैं, जो आपको लगता है शायद नहीं आंसर हुए, या हो सकता है आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपने करी और वो नहीं सही से हुई या हो रही हैं, प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी कोई टीम उसको किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके, so that they know. You can follow sir on his channels, in his Instagram, and links are there in the description, so please follow him. उससे ही आधी चीजें आपको समझ आ जाएंगी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ये सारी बातें करने से मुझे बस एक चीज, आई थिंक बॉटम लाइन यही है कि डोंट मेक योर लाइफ टू कॉम्प्लिकेटेड। Yes, जितना कम करोगे हाँ, मतलब उतना बेटर है। उतना बेटर है और उतनी इजीली चीजें निकल जाएंगी और हो जाएंगी। Yes. एंड थोड़ा इस पे स्ट्रेस कम करो, डोंट Yes. बिकम SMS मॉम्स प्लीज। Yes. ये मेरी रिक्वेस्ट है सबको। Yes. एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, प्लीज डू शेयर दिस विद न्यू पेरेंट्स जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद पीपल जो जैसे जो सिंगल मदर्स होती है, उनको बहुत ज़रूरत होती है ऐसी इन्फॉर्मेशन की, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन का दैट आपको पता ही नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ही आप तक शायद नहीं पहुंच पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ समझे क्या।